आपके पास अबाउट 13 चैप्टर्स हैं अगर आप मॉड्यूल के हिसाब से जाएंगे तो जो 3-4 चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सबसे पहले उनकी चॉइस होती है, पहले वो कवर करेंगे और फिर उसके बाद जो आपके पास जिसमें से 2-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो कवर करेंगे। अगर आप मॉड्यूल भी पीएम भी उठाओगे तो सबसे ज़्यादा थ्योरी जो लिखी हुई है दिस इज़ इन कैपिटल मार्केट, चैप्टर नंबर 5, तो वही मैं इसलिए सबसे पहले कवर करूँगा। हाईलाइटर्स है, हाँ बस ठीक है, मतलब हाईलाइट ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊँ, अगर थ्योरी क्लास करने का एक बेनिफिट है बस वो यही है कि आपका अंडरलाइन हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, और हाईलाइट हो गया तो आप पढ़ लोगे, और हाईलाइट नहीं हुआ तो नहीं पढ़ोगे। मैं खुद आपको पढ़ाने के लिए हाईलाइट करके लाया हूँ पहले ही कि मेरा फोकस उस पर जाएगा, ठीक है। तो रात को मैंने खुद हाईलाइट किया है कि जिससे मेरा फोकस उसी पे जाए, मैं उस पॉइंट को एकदम जल्दी से आपको बता पाऊँ, ठीक है। अगर मैं अभी हाईलाइट करूँगा तो मुझे टाइम लगेगा मेरे माइंड को, ठीक है। तो वही आपको करना है कि आपको हाईलाइट जरूर करना है। हाईलाइट कर लोगे तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे बीच में भी और एग्ज़ाम डे पे भी। अगर हाईलाइट नहीं है तो रिवाइज करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरी चॉइस होगी वो कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो कवर हो। उसके बाद जो मुझे पता है कि जहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने का चांस है वो वाले चैप्टर्स हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 और उसके बाद चैप्टर नंबर 13, दो मुझे लगता है कि वहाँ से आने के 1-1 क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, तो पहले वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद रिवर्स चलेंगे, किस तरह से वहाँ पर 11 करेंगे। एक है आपके पास मनी मार्केट वाला है, वो चैप्टर करेंगे। तो वो सीरीज़ की उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से ही करेंगे। और लास्ट में अगर आप देखोगे बुक के लास्ट में हमारे पास दिस इज मैंने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं अटेम्प्ट वाइज, अगर आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे नवंबर 17 तक के मैंने लिख रखे हैं। तो आप गैस भी कर सकते हैं किस तरह से वहाँ पर आपके पास क्वेश्चन का पैटर्न है। तो नवंबर 13 से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए पहले ही अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि किस तरह से मैं कवर कराता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको आपका पीएम ही कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। पीएम ही, ये जो बुक है ना, मैं आपको बताता हूँ, दिस इज सिंपली पीएम प्रैक्टिस मैनुअल। कुछ टॉपिक्स में है जो मैंने थोड़ा वहाँ पर दिखाने के लिए कि उस चैप्टर में कुछ है, तो मैंने मॉड्यूल को यूज़ किया है, स्टडी मटेरियल को। अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर दिस इज रिलेटेड टू प्रैक्टिस मैनुअल, ठीक है। तो ये मैंने आपको देखो पूरा बना के दिया हुआ है पहले से ही। आप बहुत अच्छे से चीज़ें देख सकते हो कि कोई क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। और तो देखिए, ये हमारा थ्योरी का पहला चैप्टर है जो मैं कवर करा रहा हूँ। दिस इज इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो इंडियन कैपिटल मार्केट, यहाँ पर आपका बेसिकली जो भी डेरिवेटिव्स पार्ट है वो भी यहाँ पर कवर है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको थ्योरीज मिलेगी, डेरिवेटिव्स से रिलेटेड, थोड़ा बहुत आपका स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकिंग, उन सबसे रिलेटेड आपको थ्योरी पार्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है मैं वही कवर कर रहा हूँ। और उसमें सबसे पहले आपके पास क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शंस हैं, हमें वो देखना है। तो सबसे पहले सोचना है, जब भी आप कोई भी थ्योरी का पार्ट देख रहे हैं तो वहाँ पर उसका प्रैक्टिकल पॉइंट सोचना है कि स्टॉक एक्सचेंज क्यों सेटअप किया गया, पर्पस क्या था स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप करने के पीछे, कि हम वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सके कि जिससे लोग आपस में क्या कर सके, एक फेयर लेवल पे क्या कर सके, ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी मैनिपुलेशंस, ठीक है। तो दिस इज द मेन पर्पस। हमने डिस्कस किया था बोनस, याद है, बोनस स्प्लिट क्यों बोनस किया जा रहा है, दिस इज फॉर मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सबसे पहले दिस इज लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, ठीक है। तो लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या है कि इजिली ट्रेडेबल। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इजिली ट्रेडेबल। मार्केटेबिलिटी, हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, मार्केट। तो कंपनीज अपने आप को लिस्ट क्यों करा रही हैं एक्सचेंज पे, द पर्पज इज मार्केटेबिलिटी ओनली, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि वो इजिली ट्रेड हो सके। इजिली ट्रेडेबल मतलब, अगर मैं बात करूं इजिली ट्रेडेबल,
हम उसको वहां पर अगर मुझे 1 लाख शेयर बाय करने हैं इन्फोसिस को, तो इट विल हार्डली टेक 1 मिनट, ठीक है। तो एक्सचेंज का पर्पज यही है कि आप इजिली वहां पर चीजें क्या कर सके, बाय एंड सेल कर सके, ठीक है। तो यहाँ लिक्विडिटी का मतलब मनी से नहीं है, यहाँ लिक्विडिटी का मतलब क्या है, इजिली ट्रेडेबल, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट मेन फंक्शन ऑफ द एक्सचेंज। तो वो ये लिखा हुआ है, दिस इज वी हैव टू क्रिएट कॉन्टिन्यूस मार्केट फॉर द सिक्योरिटीज enabling them to be liquidated। देख लीजिए, when investor can convert their security into cash at any time at the prevailing market price, it also provide investor to opportunity to change their portfolio as and when they want to change, ठीक है। तो जब चाहे वो अपने पोर्टफोलियो क्या कर सकते हैं, चेंज, कभी भी एंट्री करो, कभी भी एग्जिट, और बहुत इजीली कर सके। ऐसा ना हो जैसे जेट कैटेगरी स्टॉक्स होते हैं, तो अगर मुझे जेट कैटेगरी स्टॉक लेना है तो इट विल टेक टाइम। अगर मुझे उसके 100 शेयर भी बाय करने हैं तो 2-3 दिन लग जाते हैं 100 शेयर्स बाय करने में, ठीक है। अगर सेल करने हैं मुझे हो सकता है 5 दिन 10 दिन लग जाए, तो दे आर नॉट सो लिक्विड। बट यहाँ पर एक्सचेंज का पर्पज ही यही है कि वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करा सके। सेकेंड यहाँ पर है फेयर प्राइस डिटर्मिनेशन। फेयर प्राइस डिटर्मिनेशन इज सिंपली कि मार्केट में चीजें ओवर वैल्यूड है और अंडर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यू चीजें लोग क्या कर रहे हैं, देख लीजिए, सेल कर रहे हैं, और अंडर वैल्यू चीजें लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फेयर प्राइस क्या करा रहा है, डिटरमाइन। तो व्हाट इज, हाउ टू डिटरमाइन द फेयर प्राइस, पता ही है हमें, डिमांड एंड सप्लाई। समझ पा रहे हैं, जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या कर रहे हैं, वहां पर मैच हो रहे हैं, देख लीजिए, क्रॉस कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, प्राइस डिटरमाइन। एंड दिस इज डन ऑन एक्सचेंजेस, ठीक है। तो ये काम किस पे आराम से हो पा रहा है, एक्सचेंजेस पे। इधर बायर है और इधर कौन है, सेलर है, ठीक है। तो दैट्स की सेकंड पॉइंट मेरे पास यही है, दिस इज फेयर प्राइस डिटर्मिनेशन। द मार्केट इज ऑलमोस्ट ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। मार्केट हमारे पास क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है, as there are large number of buyers and sellers. Due to the nearly perfect information, active bidding take place from both sides, ensure the fair price to be determined by the demand and supply forces. तो मैंने वो डायग्राम बना के आपको उस चीज को याद दिला दिया कि फेयर प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव ए सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। तो एक्सचेंज के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, देख लो, मैं लॉन्ग टर्म फंड क्या कर सकता हूं, वहां पर रेस कर सकता हूं, इक्विटी रेस कर सकता हूं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वहां पर रेस कर सकता हूं, डिवेंचर रेस कर सकता हूं। तो दिस इज सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। Corporate, government and public bodies raise funds from the equity market. These securities are negotiable and transferable. They are traded and change hands from one investor to another without affecting the long-term ability of the funds to the issuing company. तो simply मैंने पहले भी बताया कि वहां पर कंपनी, अगर आज कोई कंपनी शेयर इश्यू कर रही है तो उसका क्या मतलब है, इसको लिस्ट कराने से क्या मतलब है। अगर मैंने आज कंपनी ने शेयर इश्यू किया, उसने शेयर इश्यू किया और पैसे उसकी जेब में, अब वो शेयर मिस्टर ए के पास हो, बी के पास हो, सी के पास हो, उसे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। एक्सचेंज पे आने का पर्पज यही है कि लोग इजिली उसको क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, उसको वहां पर एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर ए प्राइस। तो यहां पर देख लीजिए, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी, कि आप सेविंग्स को क्या कर रहे हैं, देख लीजिए, चर्न आउट कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उसको क्या कर रहे हैं, चर्न आउट। मतलब कि इधर लोगों ने वहां पर पैसा कमाया तो वो कुछ सेव कर रहे हैं और कुछ स्पेंड कर रहे हैं। स्पेंड कर रहे हैं तो ठीक है, जीडीपी विल ग्रो। सेविंग अगर रख ली घर में तो उस केस में क्या होगा, समझ पा रहे हैं, इकोनॉमी में क्या होगा, वो चर्न आउट नहीं होगी, और चर्न आउट नहीं होगी तो जीडीपी विल नॉट ग्रो। तो वो क्या कर रहे हैं, सेविंग्स को कहां लेके आ रहे हैं, पब्लिक की जो सेविंग्स है उसको कहां लेके आ रहे हैं, कैपिटल मार्केट में। अदरवाइज तो लोग क्या करते, घर में रख लेते, या ज्यादा क्या करा लेते, एफडी करा लेते, रिकरिंग डिपॉजिट करा लेते। बट ये पैसा सीधा कहां लेके आ रहा हूं, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है कि कंपनी वहां पैसा रेज करेगी और पब्लिक क्या करेगी, इन्वेस्ट, ठीक है। और पब्लिक इन्वेस्ट करेगी, अगर किसी कंपनी में अगर वो इन्वेस्ट करेगी तो क्या होगा, इकोनॉमी विल ग्रो। समझ पा रहे हैं, इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो, क्योंकि कल वो कंपनी सेल करेगी तो वहां पर स्पेंडिंग्स होंगी इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में स्पेंडिंग होगी तो फिर वही पैसा क्या करेगा, रोटेट होगा, और जितना मनी रोटेट होगा, समझ पा रहे हैं, इकोनॉमी उतना क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। तो दे हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। देयर आर नेक्सस बिटवीन द सेविंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द community. The savings of the community are mobilized and channeled by the stock exchange for investment into those sectors and units which are favored by the community at a large, and on the basis of such criteria, good return, appreciation of capital and so on. ठीक है। Now the last one, this is reflect the general state of economy. Exchange क्या बता रहे हैं, जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी। मतलब निफ्टी अगर आप देख रहे हैं तो वो क्या है, एक्सचेंज का प्रोडक्ट है।
दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, एंड निफ्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ एनएससी, आपके पास सेंसेक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ बीएससी, तो वो एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स हैं। तो उस केस में ध्यान से देख ले, अगर निफ्टी बढ़ रही है तो हम क्या करें, इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है। अगर इकोनॉमी फॉल हो रही है तो हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी क्या है, रिसेशन में है, इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इट रिफ्लेक्ट द जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट्स द बूम एंड डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, ठीक है। It indicates the general state of economy for all the concerns who can take suitable steps in the time. The government takes suitable monetary and fiscal steps depending upon the state of economy. ठीक है, क्लियर है। तो 5 पॉइंट है, लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी, फेयर प्राइस डिटर्मिनेशन, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, एंड द लास्ट वन इज रिफ्लेक्ट द जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? Now the next one, write a short note on rolling settlement. What is rolling settlement? पहले इसको समझ लेते हैं। तो what is rolling settlement? क्या है रोलिंग सेटलमेंट? सुना होगा हमने T+2। What is T+2? क्या होता है T+2? ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 days. T+2 is transaction days plus 2 days. ये क्या है? बेसिकली दिस इज द सेटलमेंट साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? सेटलमेंट साइकिल। दिस इज अवर सेटलमेंट साइकिल। सेटलमेंट साइकिल क्या है आपके पास कि कितने टाइम में आपका जो ट्रेड आपने किया वो कितने टाइम में क्या होगा, सेटल करने का मतलब क्या है? अगर आज मैंने बाय किया कोई चीज, कोई भी स्टॉक बाय किया, कमोडिटी बाय किया, बॉन्ड बाय किया, अगर आज मैंने बाय किया तो मुझे वो चाहिए, मैंने वहां पर बाय किया, तो यू नीड टू पे मनी। आपको क्या करने पड़ेंगे? पैसे पे करने पड़ेंगे। तो वहां पर क्या दिया जा रहा है? T+2 दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 दिन दिए जा रहे हैं। आप अपने ट्रेड्स को क्या कर लो, सेटल। तो जिसने बाय किया वो पैसे दे दे और उसको क्या मिल जाएगा? स्टॉक मिल जाएगा। और जिसने सेल किया है, क्योंकि बाय होगा, कैसे बाय होगा? जब कोई क्या करेगा, सेल। और सेल करने की क्या कंडीशन है कैश मार्केट में? सीख चुके हम कि आपको शेयर देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेल करेंगे तो वो शेयर देगा, और ये शेयर देख लीजिए, इसने बाय किया है तो ये पैसे देगा और वो शेयर देगा। तो उसको करने के लिए एक्सचेंज कितना टाइम दे रहा है? T+2। दिस इज फॉर इक्विटी। ऐसे बॉन्ड्स के लिए होता है टाइम, ऐसे कमोडिटीज के लिए, करेंसीज के लिए। तो जहां पर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट्स हैं वहां पर आपके पास क्या चलता है? रोलिंग सेटलमेंट्स, ठीक है। तो दिस इज रोलिंग सेटलमेंट, दिस इज T+2, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि वहां पर उन्होंने सेट कर दिया T+2 में, तो इजिली वहां पर क्या होगा? एक्सचेंज क्या करेगा, चीजें क्या करेगा, वहां पर इजिली सेटल कर देगा। अगर वहां पर कोई सेटलमेंट साइकिल नहीं होगा तो क्या होगा? लोग डिलीवरीज नहीं देंगे, लोग यहाँ पर शेयर नहीं देने वाले, ये पैसे नहीं देने वाला, तो वहां पर क्या होगा? क्लियरेंस नहीं हो पाएगा, ट्रेड्स का क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने किसको सेटअप किया है? क्लियरिंग हाउसेस। क्लियरिंग हाउसेस का काम ही यही है कि ट्रेड्स को क्या कराना है? क्लियर कराना है। तो व्हाट इज रोलिंग सेटलमेंट? तो देख लेते हैं एक बार जरा। A rolling settlement is that settlement cycle of the stock exchange where all the trades outstanding at the day have to be settled, which means that the buyer has to make payment for the security purchase and the seller has to deliver the security sold. जो मैंने बताया exactly लिखा हुआ है सर, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, what are the benefits of settlement? तो in rolling set payments are quicker than a weekly settlements, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा, T+2 है तो if this is T+2 तो वहां पर क्या होगा? देख लीजिए, जल्दी सेटलमेंट हो जाएगा। पहले फ्राइडे तक, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे क्या हो रहा था? सेटलमेंट। अब उन्होंने T+2 कर दिया, जिस दिन भी ट्रांजेक्शन करो प्लस 2 days, ठीक है। तो दस इन्वेस्टर बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज लिक्विडिटी, क्योंकि आराम से शेयर होगा ना फिर मार्केट में। अगर वहां पर सेटलमेंट हो रहा होगा तो मेरे पास जल्दी शेयर आ जाएगा और फिर मैं उसको जल्दी क्या कर सकता हूं? वापस सेल कर सकता हूं, फिर बाय कर सकता हूं। तो जितना जल्दी सेटलमेंट साइकिल होगा उतना जल्दी वहां पर मार्केट में क्या होगी? लिक्विडिटी होगी, ठीक है। इट कीप्स कैश एंड द फॉरवर्ड मार्केट सेपरेट, रखेगा ही। फॉरवर्ड मार्केट की क्या कंडीशन थी? ना कुछ शेयर देना है ना कुछ शेयर लेना है, सिर्फ वहां पर क्या चल रहा है? मार्जिन। देख लीजिए, तो फ्यूचर फॉरवर्ड में क्या चल रहा है? मार्जिन चल रहा है। बट कैश में तो आपको एक्चुअली में क्या देना होगा? डिलीवरी लेनी होगी या देनी होगी। तो इट कैन सेपरेट कैश मार्केट एंड द फॉरवर्ड और द फ्यूचर लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, फॉरवर्ड फ्यूचर एक ही बात है, याद है ना। सिर्फ डिफरेंस क्या था? दिस इज OTC एंड दिस इज एक्सचेंज ट्रेडेड, ठीक है। रोलिंग सेटलमेंट प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी, है ना सेफ्टी?
सेफ्टी है ना, पता है ना मुझे 3 दिन में पैसे, 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे, या वहां पर मुझे शेयर 2 दिन में देना है तो उसके बदले में मुझे जल्दी से क्या मिल जाएंगे, पैसे। तो दे रोलिंग सेटलमेंट्स प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव। रोलिंग सेटलमेंट रिड्यूस डिलेज, तो डिले होगा ही नहीं, 2 दिन में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। दिस ऑल्सो रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द प्राइस ट्रेंड्स टू गेट एक्सक्लूडेड, हेंस इन्वेस्टर नॉट ओनली गेट ए बेटर प्राइस बट ऑल्सो एक्ट एट देयर लेसर। ठीक है, चलूं आगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज ग्रीन शू ऑप्शन, और हो सकता है आपने ये लॉ में भी पढ़ा हो। ठीक है, तो क्या होता है ग्रीन शू ऑप्शन, कोई बता सकता है? व्हाट इज ग्रीन शू ऑप्शन? आज के टाइम में जितने भी आईपीओज आ रहे हैं, तो दिस इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। सुना है वर्ड बुक बिल्डिंग प्रोसेस? तो व्हाट इज बुक बिल्डिंग? व्हाट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस? एनी आइडिया? हाँ जी, रेंज सेट कर देते हैं, तो दिस इज रेंज। और सर और क्या फीचर है बुक बिल्डिंग में? सर जिसमें ज्यादा मतलब ऑप्शन होता है, जिसमें प्राइस में जो रेंज में होता है उसी को डिसाइड करते हैं। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि दे चेक द क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टर बेसिकली। ठीक है, उसमें एक फैक्टर क्या है, प्राइस रेंज भी है। ठीक है, तो दे आर लुकिंग, जो आपका जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है आईबी है, तो आईबी का काम क्या है, खाली ये नहीं कि आपके लिए पैसा रेज करना, क्वालिटी इन्वेस्टर ढूंढ के लाना। ठीक है, क्वालिटी इन्वेस्टर का क्या मतलब है कि वो वहां पर क्या देख रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशनल बायर है, क्या क्या वहां पर उसका प्रोफाइल है, हर चीज चेक करें बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो खाली वो तो हमें दिखता है कि प्राइस रेंज के अंदर जो हाईएस्ट बिड है वो आप लगा दो, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है हमेशा, दिस इज प्राइस, याद रखना। तो इसलिए वो सबका फोकस किस पे रहता है, उस प्राइस पे रहता है। मान लो प्राइस बैंड, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में कंपनीज क्या दे रहे हैं, दे आर गिविंग यू द प्राइस बैंड। मान लो द शेयर प्राइस इज अबाउट 330, तो बट दे आर गिविंग यू द प्राइस बैंड ऑफ 300 to 350, और आप बिड्स लगाओ, हमारे लिए क्या लगाओ, बिड्स। तो कोई ऑफर प्राइस नहीं होता प्रैक्टिकली आज के टाइम में क्या होता है, आपके पास वी हैव ए प्राइस रेंज, और आप हमारे लिए बिड लगाओ 300 से 350 के बीच में। ठीक है, पहले क्या चलता था, कंपनी सीधा ऑफर प्राइस बता रही है, मैं शेयर 330 में बेचूंगा, जिसको लेना है ले लो, जिसको नहीं लेना मत लो। बट अब ऐसा नहीं है, वी हैव ए बुक बिल्डिंग प्रोसेस, और बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, वहां पर हम एक रेंज सेट कर रहे हैं, और आप मेरे लिए क्या करो, बिड करो इस रेंज के अंदर। ठीक है, तो आपको लगता है मैं बहुत अच्छी कंपनी हूं, तो यू हैव टू पे मी द 350 रुपीज, और अगर लग रहा है कि बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, तो हैव टू पे 300, योर चॉइस। ठीक है, तो वी आर एक्सेप्टिंग योर ऑफर। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि एक वहां पर ऑफर दे रहा है और एक उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ रिवर्स कर दिया उन्होंने इससे प्रोसेस, कि वो मुझे ऑफर दे रहे हैं और फिर कंपनी क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो खाली प्राइस नहीं देखते, दे आर चेक द क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टर, सब प्रोफाइल्स, ये सब चीजें चेक की जाती हैं। इंडिया में थोड़ा क्या है कि थोड़ा डिफिकल्ट है ये सब चीजें, ना इतना लोग देखते हैं, बट इन इंटरनेशनल सिनेरियो इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस दे आर ऑल्सो लुकिंग द क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टर, कौन हमारी कंपनी में पैसा क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होती है, एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सेलेक्ट होती है। ठीक है, रिजेक्ट एंड सिलेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस उन्होंने वहां पर स्टार्ट किया है। पर्पज यही है कि वहां पर बेसिकली हम आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करें, आप हमारी ऑफर को एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, तो इसी बुक बिल्डिंग प्रोसेस में वी आर फॉलोइंग द ग्रीन शू ऑप्शन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रीन शू ऑप्शन? क्या पर्पज है? 2 पर्पज है ग्रीन शू ऑप्शन के। एनी आइडिया किसी को, जो लोग लॉ पढ़ रहे हैं? व्हाट आर द 2 मेन पर्पज ऑफ ग्रीन शू ऑप्शन? तो ये लिंक बुक बिल्डिंग प्रोसेस से ही है। 2 मेन पर्पज है। पहला, ओवर सब्सक्राइब। अगर आपका इश्यू क्या हो गया है, ओवर सब्सक्राइब्ड। दूसरा, प्राइस स्टेबलाइजिंग। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ ग्रीन शू ऑप्शन। एक तो आपका इश्यू ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो वो वहां पर क्या कर रहे हैं, प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या हो गया कि मान लो मैंने 1 लाख शेयर इश्यू की, ऑफर दी,
बट मेरे पास एप्लीकेशन 1,10,000 आ गई, ठीक है, या 1,20,000 आ गई, या 1.5 लाख आ गई, तो उस केस में वहां पर मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि मैं थोड़े और शेयर क्या कर सकता हूं, इश्यू कर सकता हूं। दिस इज थ्रू जीएसओ। किसके थ्रू कर सकते हैं? जीएसओ। तो उसमें क्या करेगा, प्रमोटर अपना कुछ स्टेक क्या कर देगा, स्टेबलाइजिंग एजेंट के पास रख देगा। किसके पास रख देगा? स्टेबलाइजिंग। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो वी हैव 1 लाख शेयर्स, ये मैंने इश्यू किए, मतलब ऑफर किए बेसिकली, बट मेरे पास जो एप्लीकेशन आई 1,50,000 की। अब क्या करें? एक तो तरीका कि सिंपली प्रोराटा बेसिस पे क्या कर दें, अलॉटमेंट। एक और अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि मैं और शेयर्स क्या कर सकता हूं, वहां पर और कैपिटल क्या कर सकता हूं, रेज कर सकता हूं। दिस इज नॉट मोर देन 15% ऑफ द इश्यू साइज। तो एक वहां पर उन्होंने बता दिया है नॉट मोर देन 15% ऑफ द इश्यू साइज। तो इफ इश्यू साइज इज 1 लाख, तो कितने और शेयर इश्यू कर सकते हो? 15,000। ठीक है, तो हम वहां पर 15,000 और शेयर क्या कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं। तो ये शेयर कहां से लें भाई? प्रमोटर्स। समझ पा रहे हैं? तो ये जो 15,000 शेयर एक्स्ट्रा हम इश्यू करेंगे कहां से लाएंगे? प्रमोटर से। ठीक है, तो ये यहां पर सिस्टम है कि हम प्रमोटर क्या करेगा, कुछ अपने स्टेक किसको दे देगा? स्टेबलाइजिंग एजेंट। नाम ही उसका क्या है? स्टेबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो उसका काम क्या है, एक तो प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट करना, साथ में अपने प्राइस को क्या कराना, जब एट द टाइम ऑफ, जब वो लिस्ट होगा, तो लिस्टिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, वहां पर अपने शेयर प्राइस को क्या कराना है? स्टेबलाइज कराना है। नाम ही उसका क्या है? स्टेबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है यहां पर, उसका काम क्या है, आपके शेयर प्राइस को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना होने देना। तो शुरू के 3-4 दिन वो क्या करता है, अपने प्राइस को क्या कराता है? स्टेबलाइज कराता है। तो स्टेबलाइज कराने के लिए वो कुछ शेयर मार्केट से बाय करता है, या कुछ शेयर वहां पर क्या करता है? सेल करता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, दिस इज ग्रीन शू ऑप्शन। ठीक है, तो लॉ में बहुत अच्छे से आप इस चीज को पढ़ोगे, बट यहां पर भी एक बार हम इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, दिस इज अवर ग्रीन शू ऑप्शन। क्या कह रहा है? जीएसओ मीन्स एन ऑप्शन अवेलेबल टू द कंपनी issuing securities to the public to allocate share in excess of the public issue। जो मैंने लैंग्वेज बोली, in excess of the public issue। तो पब्लिक इश्यू इज 1 लाख, और मैं उससे ज्यादा शेयर क्या कर सकता हूं? इश्यू कर सकता हूं। एंड ऑपरेटिंग ए पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म थ्रू ए स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये मैंने आपको 2 फीचर बताए। दिस इज द 2 मेन फीचर्स ऑफ जीएसओ ग्रीन शू ऑप्शन। लॉ में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, पढ़ा आप लोगों ने? नहीं, लॉ में नहीं? अच्छा, ठीक है सर। दिस ऑप्शन एक्ट्स एज ए सेफ्टी नेट फॉर द इन्वेस्टर एंड इज ए स्टैंडर्ड ग्लोबल प्रैक्टिस। सेफ्टी नेट कैसे है कि वहां पर बहुत सिस्टमेटिक सिस्टम है कि वहां पर आपके पास क्या है कि पूरे जो इन्वेस्टर है उनको पता है कि मेरे शेयर, जिस शेयर में मैं पैसा लगा रहा हूं, ऐसा नहीं कि जैसे ही लिस्ट हुआ शेयर का प्राइस क्या हो गया? फॉलो हो गया। ठीक है, तो उसका मेन पर्पस क्या है कि वो स्टेबलाइजिंग एजेंट को बिठा रहा है, और उसका पर्पस है कि वो मार्केट में इस तरह से बाइंग सेलिंग करेगा कि हमारे प्राइस को क्या रखेगा? स्टेबलाइज। ठीक है, तो नाम ही उसका स्टेबलाइजिंग एजेंट है। दिस नेम कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ग्रीन शू कंपनी वाज द फर्स्ट एंटिटी टू यूज दिस ऑप्शन। तो एक कंपनी थी ग्रीन शू कंपनी, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इस ऑप्शन को यूज किया था, और इसलिए उसका नाम क्या रखा? जीएसओ, ग्रीन शू ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जीएसओ इज अवेलेबल टू ए कंपनी विच इन इशूइंग इक्विटी शेयर्स थ्रू द बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म। ये तो बताया मैंने कि जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं उनके पास ये एक और एक्स्ट्रा फीचर है, मैकेनिज्म फॉर द स्टेबलाइजिंग द पोस्ट लिस्टिंग प्राइस ऑफ द शेयर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट करने के बाद अपने प्राइस को क्या करा सकते हैं? स्टेबलाइज। The first point is the company shall appoint one of the leading book runner as a stabilizing agent who will responsible for the price stabilizing process। तो मैंने सिंपली बताया दिस इज एसए स्टेबलाइजिंग एजेंट, और वो प्रैक्टिकली कौन होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। समझ पा रहे हो कौन होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। फिर क्या लिखा हुआ है? द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी विल एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द एसए टू लेंड सम ऑफ देयर शेयर्स टू द लेटर नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ द टोटल इश्यू साइज। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, तभी कीवर्ड है नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल इश्यू साइज। तो हमारे एग्जांपल में इश्यू साइज इज 1 लाख शेयर्स, तो कितना एक्स्ट्रा और दे सकता है? 15%, नॉट एक्सीडिंग 15%। तो 15,000 शेयर और क्या कर सकते हैं? इश्यू कर सकते हैं। ठीक है,
द बोरोड शेयर शैल बी इन द डीमेटेलाइज फॉर्म। तो जो हमने प्रमोटर से शेयर लिए हैं वो कहां रख देंगे, डीमेट अकाउंट में। अलग से डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, दिस इज जीएसओ डीमेट अकाउंट, उसका नाम क्या हो जाएगा, जीएसओ डीमेट अकाउंट। और उसके लिए एक अलग से बैंक अकाउंट ओपन कर देंगे, उसका नाम क्या होगा, जीएसओ बैंक अकाउंट। ठीक है, अलग से क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो किसके थ्रू होगी, इन दोनों के थ्रू। क्योंकि जब मैं इस प्राइस को स्टेबलाइज करूंगा तो शेयर बेचूंगा तो वो कहां होंगे, डीमेट में। ठीक है, तो वो 15,000 जो शेयर मैंने लिए हैं वो मैं पब्लिक को अलॉट कर सकता हूं, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग मैं क्या कर सकता हूं, बाय एंड सेल कर सकता हूं। ठीक है, तो देख लीजिए, द बोरोड शेयर शैल बी इन द डीमेटलाइज्ड फॉर्म, दिस शेयर विल बी केप्ट इन द सेपरेट जीएसओ डीमेट अकाउंट। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन द एलोकेशन ऑफ दिस शेयर शैल बी ऑन द प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो हम किसको दे देंगे, प्रो राटा बेसिस पे एप्लीकेंट्स को दे देंगे। द मनी रिसीव फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ दिस शेयर्स। अब शेयर अलॉट करोगे तो पैसे आएंगे, और उसको कहां रखेंगे, एक अलग से सेपरेट GSO बैंक अकाउंट में, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इश्यू अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी यूज्ड टू बाइंग शेयर्स फ्रॉम द मार्केट ड्यूरिंग द स्टेबलाइजिंग पीरियड। तो वट एवर बी योर स्टेबलाइजिंग पीरियड, उस समय जो भी मैं शेयर बाय करूंगा तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो वो कहां से यूज करेंगे, उस GSO बैंक अकाउंट से। देख लीजिए, these share bought from the market by the SA for stabilizing shall be credited to the GSO डीमेट अकाउंट। तो अगर ड्यूरिंग स्टेबलाइजिंग पीरियड मैंने कोई शेयर बाय किए तो वो कहां मेरे रखे जाएंगे, GSO डीमेट अकाउंट में। These shares shall be returned to the promoters। किसको वापस कर देंगे, प्रोमोटर्स को। कितने दिन में, 2 दिन में, ऑफ द क्लोजर ऑफ द स्टेबलाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो 2 दिन में आपको शेयर क्या करने पड़ेंगे वापस। मान लो 15,000 शेयर आए, मैंने अलॉट कर दिए, पैसे आ गए GSO अकाउंट में। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस मैंने कुछ शेयर फिर वापस बाय कर लिए, मान लो 5,000 शेयर मैंने और बाय कर लिए। अब जब स्टेबलाइजिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो 5,000 शेयर वापस किसको कर देंगे, प्रोमोटर्स को। सिंपल प्रोसेस है सर। ठीक है, तो देख लीजिए, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज पोस्ट लिस्टिंग प्राइस, एसए शैल डिटरमाइन द टाइमिंग एंड द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स टू बी बॉट। तो कौन डिसाइड करेगा कितने शेयर बाय करने हैं, कब बाय करने हैं, कब सेल करने हैं, कौन डिसाइड करेगा, देख लीजिए, एसए, दिस इज स्टेबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, if at the expiry of the time the asset does not purchase share to the extent of over allocated share, the share to the extent of the shortfall will be allotted by the company to the GSO डीमेट account and multiplied by the issued price। ठीक है, तो मान लो आपने वहां पर, देख लीजिए, कुछ वहां पे परचेज नहीं किए तो वी हैव टू क्या करने पड़ेंगे, लोगों को क्या करने पड़ेंगे, एलोकेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो बेसिकली लास्ट में हम क्या कर देते हैं, इशू प्राइस के अकॉर्डिंग उसको क्या कर देंगे, लोगों को अलॉट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा, दिस इज GSO, ये आपके पास क्या आ गया, GSO, दिस इज ग्रीन शू ऑप्शन। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, परफेक्ट, देख लो, अंडरलाइन कर रहे हैं ना, प्लीज अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, जो करना है वो करें, क्योंकि तभी फायदा होगा जब आप दोबारा रिवीजन करोगे तो आपको तभी वहां पर मेन बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज वहां पर हाईलाइट करें जो भी करना है। अब देखो, ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, 3 टाइम्स। ठीक है, दिस इज 3 टाइम्स। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। प्लीज फोकस करें। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। तो देख लीजिए, हमारे पास सबसे पहले याद होगा, दिस इज स्टॉक प्राइस। पूरा जो गेम है वो किसका है, स्टॉक प्राइस का है। तो कॉल के लिए क्या कर रहे थे, S माइनस एक्स, और पुट के लिए क्या कर रहे थे, X माइनस एक्स। ठीक है, याद आ रहा है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। पहला है, दिस इज अंडरलाइंग एसेट, इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। सेकेंड फैक्टर मेरे पास क्या है, X है, और वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। उसके अलावा हमने पढ़ा था ग्रीन आपके पास ग्रीक पैरामीटर्स। तो ग्रीक पैरामीटर्स क्या थे आपके पास, ये हैव डेल्टा, गामा, थीटा, रो एंड वेगा, याद है। तो V स्टैंड्स फॉर वॉलिटिलिटी, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। रो R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, देख लीजिए, एंड द T स्टैंड्स फॉर टाइम टू एक्सपायरेशन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेरी ऑप्शन की वैल्यू को इफेक्ट कर सकते हैं, तो एक तो टाइम, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक वॉलिटिलिटी। और उसके अलावा 2 फैक्टर मैंने आपको बताया, स्टॉक प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस, और उसमें एक्सरसाइज प्राइस क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं सर। ठीक है, तो दिस इज ए प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी। ये आपके पास क्या है,
प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन? तो सबसे पहले आपके पास क्या है? प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। तो पहली मेरे पास क्या है? प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट का क्या मतलब है? दिस इज स्टॉक प्राइस। अगर स्टॉक है, कमोडिटी है, तो कमोडिटी प्राइस, जो उसका कौन सी मार्केट में प्राइस चल रहा है? कैश मार्केट में प्राइस। इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। तो देखो जरा, द वैल्यू ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शंस आर अफेक्टेड बाय द चेंज इन द अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस इन अ रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। पता ही है, जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ेगा वैसे कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे स्टॉक प्राइस गिरेगा वैसे पुट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, वो भी इंक्रीज होगी। तो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ कॉल, एंड देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। नाउ वी हैव, देख लीजिए, टाइम। द टाइम ऑफ एन ऑप्शन declines more rapidly as the option approaches the expiration. That is a good news for the option seller who tries to benefit from the tide decay, especially during the final month when it occurs most rapidly. तो बेसिकली क्या है कि टाइम हर एक मिनट कम हो रहा है, और जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा इट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। तो वही यहां पर बात हो रही है, क्योंकि हम कैसे वैल्यूएशन कर रहे हैं, हाउ टू डू वैल्यूएशन, ध्यान से देखना। हम वैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं? स्पॉट रेट ई रेज टू द पावर आर टी, ठीक है। तो स्पॉट रेट ई रेज टू द पावर आर टी, और ई रेज टू द पावर आर टी कर रहे, तो आर इज वन ऑफ द फैक्टर एंड टी इज वन ऑफ द फैक्टर। देख लो, जैसे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गए वैसे वैल्यू ऑफ ऑप्शन चेंज होगी, वैसे ही आपका टाइम चेंज होगा वैसे ही वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगी? चेंज होगी। तो कहीं पर भी हम जब वहां पर वैल्यूएशन कर रहे हैं तो एस माइनस एक्स और एक्स की प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग द ई एंड ई रेज टू द पावर आर टी या 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन, नॉर्मल कंपाउंडिंग और कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। वी आर यूजिंग द फैक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम टू एक्सपायरी, और टी जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे इट विल इफेक्ट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, ठीक है। नाउ वी हैव वॉलेटिलिटी। मैंने बताया पूरा गेम किसका है इन ऑप्शन मार्केट? दिस इज सिंपली वॉलेटिलिटी। द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द अंडरलाइंग, देख लीजिए, द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द अंडरलाइंग, the beginning point of the underlying understanding volatility is measuring called statistical volatility. This is standard deviation. याद रखना, this is standard deviation. तो SV is the statistical measure of the past price movement of the stock. It tells you the volatility of the stock has been actually been over a given period of time. तो statistical volatility is basically, मैं आपको बता रहा हूँ, this is pure standard deviation, ठीक है। Now we have rate of interest. Another feature which will affect the value of option is the time value of money. The greater the interest rate, the present value of the future exercise price is less. ठीक है, तो हम बता ही रहे हैं कि वहां पर हम क्या कर, s माइनस एक्स और x की क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू, और x की प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं, तो इट विल इफेक्ट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, ठीक है सर। तो अब याद रहेगा ये पॉइंट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। खत्म सर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, what are the reasons for the stock index futures becoming the most popular financial derivatives over the stock future segment in India? ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। कह रहा है what are the reason for the stock index future? What are stock index futures? We have Nifty and Sensex becoming the more popular financial derivative over the, क्या लिखा हुआ है? stock future segment. What is stock future? किसी पर्टिकुलर शेयर का फ्यूचर, रिलायंस का फ्यूचर, इन्फोसिस का फ्यूचर। वो कह रहे हैं कि निफ्टी सेंसेक्स ज्यादा पॉपुलर है किसके कंपैरिजन में? एक इंडिविजुअल स्टॉक के फ्यूचर में। तो निफ्टी फ्यूचर, सेंसेक्स फ्यूचर, दे आर मोर पॉपुलर देन एन इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स, ठीक है। तो वो कारण बताने मुझे, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। तो क्यों वहां पर है, हम उसको किसके लिए यूज कर रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ हेजिंग इंडेक्स को, ठीक है। इंडेक्स को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? देख लीजिए, फॉर द पर्पज ऑफ हेजिंग। देखिए ये पॉइंट्स, मेन रीजंस टू ट्रेड स्टॉक, देख लीजिए, मेन रीजन टू ट्रेड स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स आर, क्या क्या है? स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर इज द मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल डेरिवेटिव ओवर द स्टॉक इन द फॉलोइंग रीजंस। और उसमें सबसे पहला क्या है, क्या किया था हमने? इंडेक्स के थ्रू क्या किया था? फ्यूचर में हेज किया था, ठीक है। तो मेरी अगर लॉन्ग पोजीशन थी पोर्टफोलियो में, तो हम क्या कर रहे थे? अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज द रिस्क, तो मैं क्या कर रहा था? शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर्स, याद आ रहा है? अगर मैंने शॉर्ट पोजीशन की थी तो मैं क्या कर रहा था? लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर। या मेरा ऑब्जेक्टिव था कि रिस्क को बढ़ाना है, तो लॉन्ग है तो और लॉन्ग कर रहे, कौन सी मार्केट में? इंडेक्स फ्यूचर्स में, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इंडेक्स फ्यूचर्स आर द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट फॉर द पर्पज ऑफ हेजिंग, फॉर द पर्पज ऑफ स्पेकुलेशन, फॉर द पर्पज ऑफ आर्बिट्रेज, ठीक है। तो देख लीजिए, इट क्रिएट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेकुलेटिव गेन यूजिंग द लिवरेज,
अब देखो ना, प्रैक्टिकली सोचो, अगर मुझे कोई पोर्टफोलियो देखना है स्टॉक फ्यूचर्स का, तो मैं अलग अलग इन्फोसिस का फ्यूचर, रिलायंस का फ्यूचर, जितने भी वहां पर देख लीजिए टॉप मोस्ट स्टॉक है, उनके फ्यूचर अलग अलग खरीदूंगा, तो मुझे हर एक का अलग अलग क्या देना पड़ेगा, मार्जिन। बट अगर मैं सीधा ही एक कंपोजिशन ले लूंगा, निफ्टी ले लूंगा, सेंसेक्स ले लूंगा, तो मुझे मार्जिन सिर्फ कितना देना पड़ेगा, एक का, और मैं कितने स्टॉक ट्रेड कर पाऊंगा, 30 या 50। ठीक है, अगर मैं सबको अलग अलग करूंगा तो मुझे हर एक का अलग अलग क्या देना पड़ेगा, 5। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, इट क्रिएट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेकुलेटिव गेन्स यूजिंग लिवरेज। लिवरेज क्यों है, लिवरेज का मतलब क्या है, कम पैसा देके आप क्या कर रहे हैं, अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, उन्हीं 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के ट्रेड करूं, तो मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, मार्जिन। और वही मैं अगर सीधा ही निफ्टी सेंसेक्स को ट्रेड करूं, तो उस केस में मेरा जो मार्जिन है वो कम होंगे, और मेरी लिवरेज पोजीशन, लिवरेज का क्या मतलब है, कम पैसा लगा के ज्यादा ट्रेड करना। ठीक है, इन मार्केट, अगर मैं इन शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, अगर लिवरेज वर्ड को यूज करूं, तो उसका मतलब यह है कम पैसा देके आप ज्यादा क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में हम ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, बिकॉज अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ मार्जिन, देख लो आगे वही वर्ड जो मैंने बोला, मनी कंट्रोल्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंटेड इन द स्टॉक इंडेक्स। ठीक है, तो जो पैसा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लार्ज फिगर को, 50 स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ए स्मॉल चेंज इन द इंडेक्स लेवल माइट प्रोक्यूर ए प्रॉफिटेबल रिटर्न ऑन द वंस इन्वेस्टमेंट इफ ऑन द राइट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। स्पेकुलेटिव गेन्स इन द स्टॉक फ्यूचर आर लिमिटेड बट लायबिलिटीज आर ग्रेटर। ठीक है, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स आर द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट हेजिंग, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूं, दे आर वेरी कॉस्ट एफिशिएंट हेजिंग डिवाइस थ्रू इंडिविजुअल स्टॉक, इट इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर कैन नॉट बी इजिली मैनिपुलेटेड। क्या आप पूरी निफ्टी को मैनिपुलेट कर सकते हो, नहीं। क्या एक पर्टिकुलर स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकते हो, यस कर सकते हैं सर। ठीक है, तो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर कैन नॉट बी इजिली मैनिपुलेटेड, इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस आर एक्सप्लोइटेड मोर इजिली। ठीक है, since stock index futures consist of many securities, so being an average stock is much less volatile. ठीक है, अब आप देखना किसी भी दिन ट्रेडिंग डे देखना, तो वी हैव ए एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है इन निफ्टी सेंसेक्स, कितने स्टॉक बढ़े हुए हैं और कितने स्टॉक उसके अंदर फॉल है, तो वो कहीं ना कहीं एवरेज कर रहे हैं। तो कहीं कोई स्टॉक बहुत बढ़ गया, कोई स्टॉक थोड़ा गिर गया, या वहां पर कोई स्टॉक बहुत गिर गया और कहीं उसको कौन संभाल रहा है, कोई और दूसरा स्टॉक। अब नॉर्मली डेली बेसिस पे देख सकते हैं कि किसी दिन आपके पास 50 में से 40 स्टॉक बढ़े हुए हैं तो 10 गिरे हुए भी हैं। ठीक है, अगर 10 स्टॉक बढ़े हुए हैं तो 40 फॉल है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, लेस वॉलेटिलिटी है। बट एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो दे आर हाईली वॉलेटाइल। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल पॉइंट जो वो कह रहे हैं, वन कैन सेल कॉन्ट्रैक्ट एज इजली एज वन बाय देम एंड अमाउंट ऑफ मार्जिन रिक्वायर्ड इज द सेम। या तो आप बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली बाय करना है और खाली सेल करना है। ठीक है, इन केस ऑफ द इंडिविजुअल द आउटस्टैंडिंग पोजीशंस आर सेटल नॉर्मली अगेंस्ट द फिजिकल डिलीवरी। तो ये आज के टाइम में इतना कॉमन नहीं है, आजकल तो वो भी क्या होता है, कैश सेटलमेंट ही होता है। ठीक है, तो इतना पॉपुलर पॉइंट नहीं है। Also, regulatory complexity is much less in case of stock index future in comparison to the stock future. Definitely, regulatory requirement क्या है, आप पर्टिकुलर स्टॉक में इतना ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वी हैव ए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, मान लो कोई स्टॉक में वॉल्यूम हो रहा है 5 करोड़ का, तो वी हैव ए लिमिटेड परसेंटेज, आप उतना ही उसको क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, उससे ज्यादा आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। बट इंडेक्स में ऐसी सच लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक में, इंडिविजुअल स्टॉक में अगर आप एक लेवल से ज्यादा ट्रेड कर रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। तो जैसे करेंसीज हैं, तो वी हैव ए लिमिट सेट एट एवरी आईडी, जो भी आपकी एक्सचेंज से आईडी अलॉट हो रही है तो वहां पर लिमिट सेट है, आप इससे ऊपर का ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप इंडिया का सारा ट्रेड आप कर लोगे, नहीं सर, फिर तो आप मैनिपुलेट कर जाओगे ना प्राइसेस को। तो वहां पर भी गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा रखी है कि आप एक लेवल तक लिमिटेड ट्रेड ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा लेवल का ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं तो दे आर टेकिंग 3-4 मेंबरशिप्स, अलग अलग मेंबरशिप्स लेके वो क्या करते हैं, काम करते हैं, तो जिससे वो वहां पर अपनी लिमिट्स को बढ़ा सकें। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर मेंबरशिप में आप एक लेवल से ज्यादा वहां पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेट कर सकते हो चीजें, और उसी को तो सेबी क्या कर रहा है, यहाँ पर रोक रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, तो व्हाट आर द, देख लीजिए, दे आर हाईली लिक्विड, इंडेक्स फ्यूचर्स आर, दे आर हाईली लिक्विड, इजिली ट्रेडेबल, large intraday price swing, we have a good price swing, high leverage,
लो इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लो रिस्क देन बाइंग द होल्डिंग स्टॉक, वो तो है ही, पूरा अगर बाय कर लिया तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, पूरा पैसा आपका उस पर लग गया स्टेक पे। आपको पता है यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है मान लो 10,000 का, तो पता है कि ज्यादा ज्यादा कितना लॉस हो सकता है 10,000, बट अगर मैंने पूरे 1 लाख के शेयर खरीद लिए तो कितना भी पैसा जा सकता है जेब से, ठीक है। तो दिस इज थोड़ा इजी है ना, जैसे मान लो कोई स्टॉक आज 100 रुपये चल रहा है और तेजी से गिर गया 10 रुपये आ गया तो आपके तो 90 गए, बट ये स्टॉक मैंने फ्यूचर में खरीदा हुआ है और मैंने सिर्फ 5% का मार्जिन दिया हुआ है, तो मेरा कितना लॉस हो सकता है 5%, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। मैं कहूँगा भाई मैंने दिए थे मार्जिन, आप कट कर लेते, वाई यू आर वेटिंग फॉर द 10 रुपीज, पहले ही कट कर लेते। तो वी हैव ए फैसिलिटी कि अगर आपके मार्जिन नहीं है तो आपका जो ब्रोकर है वो आपकी पोजीशंस क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, ठीक है। तो वी हैव ए वेरी सिंपल क्राइटेरिया इन द फ्यूचर सेगमेंट मार्केट की, वहां पर आप जितना आप वहां पर पैसा दे रहे हो दिस इज द, आपको उतने का ही लॉस हो सकता है। याद है ऑप्शन प्रीमियम, मुझे कितने का लॉस हो सकता है ऑप्शन प्रीमियम का, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो दीज आर, देख लीजिए आपके पास क्या था, वाई दे आर सो पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स आर द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। व्हाट इज एम्बेडेड डेरिवेटिव, एक बार समझ लेते हैं। एम्बेडेड डेरिवेटिव्स क्या है? इस पे इंपॉर्टेंट लिखना है, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें से कुछ छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं यहां पर, तो ये ध्यान रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने का बहुत प्रोबेबिलिटी रहता है यहाँ से, ठीक है। तो बहुत जनरल चीजें पूछते हैं, ऐसा नहीं है, बट फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक टर्म पूछी तो दिस इज वन ऑफ दैम, एम्बेडेड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट की लिस्ट में लिख लेना आपने, ठीक है। तो व्हाट आर एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, क्या होते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव्स? या वे हॉर्स कॉन्ट्रैक्ट, हॉर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेसिकली कुछ भी मेन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सेल परचेज, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उसमें हम पता क्या ऐड कर दो, डेरिवेटिव्स, तो वो क्या बन जाएगा, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। पहले बहुत बेसिक लेवल पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेडेड, क्यों एम्बेडेड बोल रहे हैं कि हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ, दिस इज होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। कैसे? सिंपल एग्जांपल है, फ्लोटिंग रेट, याद है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। अब फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है तो उसका मतलब क्या था वहां पर, याद होगा, बॉन्ड है तो आप पैसा रेज कर रहे हैं, दिस इज द मेन होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, कि आप पब्लिक से क्या कर रहे हैं, पैसा रेज कर रहे हैं, तो यू आर द इश्यूअर एंड ही इज द इन्वेस्टर, यू आर द बोरोवर और वो कौन है, इन्वेस्टर है। तो दिस इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कि आप मेरी कंपनी में क्या कर दो, पैसा दे दो, बॉन्ड को मेरे क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बट पता मैंने क्या कहा, कूपन रेट कैसे डिसाइड होगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस रेट प्लस माइनस कोटेड मार्जिन। तो मैंने एक मेन होस्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या ऐड कर दिया, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। तो जो आपका कूपन है वो किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग एसेट, दिस इज रेफरेंस रेट। वो लिबॉर हो सकता है, यूरिबॉर हो सकता है। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल जो हम नॉर्मली कर ही रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा और प्रैक्टिकल जा सकते हैं। तो वी हैव कोल परचेज कॉन्ट्रैक्ट। मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो वो क्या कर रहे हैं, कोल माइन से क्या किसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोल परचेज करते हैं, ठीक है। दिस इज विद द कोल माइंस। अब उन्होंने पता क्या कहा, जो कोल का प्राइस है, दिस द प्राइस ऑफ ए कोल इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। समझ पा रहे हैं, वो जो कोल का प्राइस है वो किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इन द मार्केट। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही आपको पे करेंगे। तो दिस इज द मेन कॉन्ट्रैक्ट, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, और उसके साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, डेरिवेटिव्स। मैंने उसके साथ क्या ऐड कर दिया, डेरिवेटिव्स ऐड कर दिया,
कि जो कोल का प्राइस है दिस इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इन द मार्केट। क्लियर है? तो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज जितने भी ONGC, रिलायंस, अब ये वहां पर क्या कर रहे हैं, ऑयल वेल से क्या निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं। अब वो प्राइसिंग पता कैसे कैलकुलेट हो रही है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्रूड ऑयल प्राइस इन द मार्केट, नेचुरल गैस प्राइसेस इन द मार्केट। तो KG बेसिन जो गैस आपके पास मेन आपके पास इंडिया में वहां पर बफर है गैस का, तो बेसिकली जब भी कोई होस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, गवर्नमेंट और ONGC के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारी जगह है क्या ONGC की जगह है, नहीं सर, लीज पे दे रहे हैं, गवर्नमेंट क्या दे रहा है, वो जगह लीज पे दे रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपका क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। एंड व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, जो भी एक्सपेंडिचर होगा वी आर शेयरिंग, ठीक है। तो उसका सेटअप बड़ा महंगा होता है कि अगर आप कहीं पर भी सेटअप लगा रहे हैं कि ऑयल वेल से ऑयल निकालने के लिए, तो पहले फिजिबिलिटी होगी है भी या नहीं है, अगर सही में है भी तो वहां पर पूरा सेटअप करना पड़ेगा, और उसके बाद ऑयल निकलेगा, फिर वो ऑयल किसका, कितना रेट में, समझ पा रहे हैं, ONGC का क्या प्रॉफिट मार्जिन है, उसको क्या मिलेगा। तो दिस इज द मेन होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, और उसके साथ क्या ऐड कर दिया, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। तो ये जितने भी हैं CAG इनका ऑडिट करता है, और वहां पर वो पता लगाता है कि जो वो फॉर्मूला सेट किया गया है क्या वो सही है या गलत है। तो वो CAG पूरा चेक करता है वहां पर अपने ऑडिट्स में कि जो भी हम गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या वो सही से एग्जीक्यूटेड है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट सही से बनाए नहीं बनाए, क्या गवर्नमेंट को उससे नुकसान तो नहीं है, ठीक है। तो वही लगा रहता है वहां पर, पूरा जो फाइट बनी रहती है ONGC, रिलायंस, उसकी गवर्नमेंट के साथ यही फाइट बनी रहती है। वो कह रहे हैं हमें ज्यादा चाहिए, गवर्नमेंट कह रही है हमें ज्यादा चाहिए, तो कहीं ना कहीं जाके बीच में क्या होगा, नेगोशिएट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। किसी भी चीज में आज के टाइम में आप क्या ऐड कर सकते हैं, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और उसकी वैल्यूएशन या प्राइसिंग किसके अकॉर्डिंग कर दो, दिस इज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट थिंग्स, कोई भी चीज उसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। तो वी हैव ए लॉट ऑफ एग्जांपल, जैसे लीजिंग एग्रीमेंट है, तो मैं कोई एसेट लीज पे ले रहा हूं, तो वहां पर मेरे जो रेंटल्स है ना वो पता किसके अकॉर्डिंग हो गए, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेल्स। आप जितनी सेल करोगे उसके अकॉर्डिंग आप मुझे क्या पे करोगे, रेंट पे करोगे। तो वी हैव ए मेन होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट, और उसके साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, डेरिवेटिव, ठीक है। इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, क्लियर है। अब याद रहेगा एम्बेडेड डेरिवेटिव विद एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं। अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब तक कीवर्ड्स लिख के नहीं आओगे जब तक आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेना। एम्बेडेड डेरिवेटिव इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट दैट इज एम्बेडेड इन ए अनदर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो वहां पर किसमें है आपके पास, अनदर कॉन्ट्रैक्ट, एम्बेडेड इन द अनदर कॉन्ट्रैक्ट, द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट माइट बी ए डेब्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ए लीज और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और ए सेल और परचेज कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। हाउ दे अराइज, वो अराइज कैसे होंगे, जो एक मेन ट्रांजैक्शन हो रही है उसी में वो क्या होंगे, अराइज होंगे। द एम्बेडेड कैन अराइज फ्रॉम द डेलिब्रेट फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, ठीक है, and the intentional shifting of certain risks between the parties. Many embedded derivatives, however, arises inadvertently through the market practices and common contracting agreements, arrangements, even purchase and sale contract that quantify for the executory contract treatment may contain the derivative instruments, ठीक है। Illustration मैंने जो आपको कोल का बताया, तो the pricing formula is an embedded derivative because it changes the price risk from the coal price to the electricity price, ठीक है। आगे देखो यहां पर आपके पास वी हैव रेंटल इनकम्स बेस्ड ऑन सेल्स, तो अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड किया था मैंने डिस्कस, तो व्हाट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, कि आपका जो कूपन रेट है वो किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन इन द मार्केट। तो ये आपके पास क्या है, दीज आर एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, देख लीजिए, सिंपल एक बार रीड कर लेना। तो यहां पर आपके पास देख लीजिए सिंपल, इन केस ऑफ ऑप्शन डेरिवेटिव दैट इज पुट एंड कॉल, द एम्बेडेड डेरिवेटिव शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड वैल्यू बेस्ड ऑन द स्टेटेड टर्म्स ऑफ द ऑप्शन। तो मैंने आपको बताया था वी हैव कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड क्या था, एक बॉन्ड है और उसमें क्या दे दी हमने, कॉल ऑप्शन, तो उनकी अलग से वैल्यूएशन होती है, ठीक है। वहां पर कॉल ऑप्शन की कितनी वैल्यू है। वी हैव ए कन्वर्टेबल बॉन्ड, याद है कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या है, बेसिकली एक बॉन्ड है और उसमें क्या ऐड कर दिया, कन्वर्जन ऑप्शन, ठीक है। कन्वर्जन ऑप्शन वहां पर क्या कर दिया है, ऐड। तो कन्वर्जन ऑप्शन आने से क्या हुआ, देख लो एक बार, वी हैव ए कन्वर्जन ऑप्शन, बॉन्ड है आपके पास,
एक बॉन्ड है और उसमें मैंने क्या कर दी, कन्वर्जन ऑप्शन। अब कन्वर्जन ऑप्शन में देख लो ना, पूरा जो गेम किसका है, स्टॉक प्राइस का है। अगर वो बढ़ेगा तो हम कन्वर्ट करेंगे, अगर वो फॉल होगा तो मैं क्या ले लूंगा, दिस इज एनसीवी, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज अगेन ए एम्बेडेड डेरिवेटिव, वो भी आपके पास क्या है, एम्बेडेड डेरिवेटिव। तो आसपास आप बहुत चीजें देखेंगे, दीज आर एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ऑल्सो इन योर बेसिक डेरिवेटिव क्लास, जो सबसे पहले हमारी डेरिवेटिव की क्लास हुई थी। तो व्हाट आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट एंड रेट इज डिसाइडेड एज ऑन टुडे। दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड, याद है स्पेशल फीचर्स, एक्सचेंज ट्रेडेड, दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड। और क्या था वहां पर आपके पास, दीज आर स्टैंडर्डाइज, दीज आर रेगुलेटेड, वही सब लिखा हुआ है, देख लो। तो ये आपके पास देख लीजिए, दीज आर ट्रेडेड ऑन द ऑर्गेनाइज एक्सचेंज, दे आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, दे आर एसोसिएटेड विद द क्लियरिंग हाउस। याद है यहां पर क्या था, क्लियरिंग हाउस, डिफॉल्ट, वहां पर डिफॉल्ट रिस्क नहीं था, तो वहां पर क्लियरिंग हाउस है। देख लीजिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, डेली बेसिस पे क्या होगा, सेटलमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, एवरी डे द ट्रांजेक्शन आर मार्क टू मार्केट। याद आ रहा है, फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सारे डिस्कस किए हुए मैंने आपसे, ठीक है। नाउ वी हैव ए नेक्स्ट टर्म, एक्सप्लेन द टर्म ऑफर फॉर सेल, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट टर्म वहां पर कवर करनी है, ऑफर फॉर सेल, इसको बीओडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीओडी, बॉट आउट डील्स, बॉट आउट डील्स। व्हाट इज बॉट आउट डील्स। अब देखो, अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो तो जा रहा है पब्लिक के बीच में और क्या ला रहा है, आईपीओ, और पब्लिक से क्या रेस कर रहा है, पैसा। अब कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको पैसा चाहिए, अब वो क्या करे, अब उसको तो पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वो तो पब्लिक इशू अभी ला नहीं सकता या कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो उस केस में क्या करें, पैसा तो चाहिए मुझे बिजनेस चलाने के लिए, तो मैं प्राइवेटली अपने को क्या कर लूंगा, प्लेस करा दूंगा, अपने आप को क्या करा देंगे, प्लेस। तो देखिए बीओडी डील में, बॉट आउट डील्स में क्या होगा कि पब्लिक जो लिमिटेड कंपनीज हैं वो तो आईपीओ ला रही हैं, बट जो प्राइवेट कंपनीज है वो क्या करें बेचारे, उन्हें भी तो पैसा चाहिए, तो वो प्राइवेट इक्विटी के थ्रू जा रहे हैं। वो किसके थ्रू जा रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी। एंड व्हाट इज प्राइवेट इक्विटी, दिस इज बॉट आउट डील। बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करेगा, मेरे पूरे इश्यू को परचेज कर लेगा, नाम से पता चल रहा है बॉट आउट डील, पूरी डील क्या कर ली, बॉट आउट कर ली, और फिर धीरे धीरे किसको देता रहेगा, पब्लिक को देता रहेगा। याद रखना यहाँ पर पब्लिक इश्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपना जो पूरा लॉट है वो किसको दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर को दे रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट बॉट आउट डील्स एंड ऑफर फॉर सेल। तो मैं डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं जा सकता, या मेरी अभी इतना पोजीशन नहीं है कि मैं पब्लिक मुझे पैसा दे डायरेक्टली, तो मैं किसके थ्रू जा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो वो मेरा पूरा इश्यू साइज क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा एट डिस्काउंट, और उसको धीरे धीरे पब्लिक को क्या करेगा, वहां पर देता जाएगा, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर का बेनिफिट क्या है, वो क्या कमा रहा है, डिफरेंस, पब्लिक को देगा 110 में और उससे लिया 90 रुपए में, तो 20 रुपए का जो डिफरेंस है वो कौन वहां पर अर्न कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ठीक है। तो दिस इज प्राइवेटली प्लेस, काम ही यही है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का काम यही है कि आपको प्राइवेटली क्या करा दें, इक्विटी प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो जो लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट नॉट इन द लिस्टेड कंपनीज, तो उस केस में वहां पर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या करते हैं, आपके लिए पैसा रेस करा देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ऑफर फॉर सेल, व्हाट इज ऑफर फॉर सेल is also known as bought out deals. It is a new method of offering the equity share debenture to the public. In this method, instead of dealing directly with the public, a company offers the share debenture through a sponsor. और sponsor का मतलब investment banker, ठीक है। The sponsor may be a commercial bank, merchant banker, or the institution or individual. It is a type of wholesale of equity. ये keyword याद रखना, wholesale of equity by a company. A company allots shares to the sponsor at an agreed price between the company and sponsor. तो किसको अलॉट कर देंगे, स्पॉन्सर को, and the sponsor then passes the consideration money to the company and in turns get the share duly transferred to him. After a specific period as agreed between the company and sponsor, the shares are issued to the public by the sponsor with a premium. After the public offering, the sponsor gets the share listed in one of the more stock exchanges. The holding cost of such shares by the sponsor may be reimbursed by the company, or the sponsor may get the profit by issue of shares to the public at
प्रीमियम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है देख लीजिए, दिस इज बॉट आउट डील। क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बॉट आउट डील करना अलाउड है? नहीं सर, उनको भी अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो पब्लिक इशू ला सकते हो, तो उनको बॉट आउट डील करना अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर पब्लिक आ गई है। तो हो सकता है आप एक बार पब्लिक से ले लें और फिर बाहर से लेते रहें, बट पैसा फंसेगा किसका? फिर पब्लिक का, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, दस इट एनेबल्स द कंपनी टू रेज फंड इजीली एंड इमीडिएटली एज पर सेबी। नो लिस्टेड कंपनी, क्या लिखा हुआ है? नो लिस्टेड कंपनी कैन गो फॉर बीओडी। A privately held company or the unlisted company can only go for BOD. A small or medium sized company which needs money urgently choose to BOD. ठीक है? It is a low cost method of raising the fund. The cost of issue is around 8% in India, but this method lacks transparency. There will be scope for misuse also. तो प्राइवेटली पैसा ले लिया, बट आप उस पैसे को क्या कर सकते हो? मिसयूज। अल्टीमेटली फंसा कौन? पब्लिक, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज बॉट आउट डील्स। ESOS एंड ESPS, दिस इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है। तो लॉ का पार्ट है, अच्छे से लॉ में पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा नहीं है कभी, बट दिस इज गिवन इन योर मॉड्यूल, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो लॉ में पढ़ लेना, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर है, अच्छा डिफरेंस नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ भी नहीं अच्छा है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा डिफरेंस भी क्रिएट नहीं कर पा रहे वहाँ पर, बट लॉ में पढ़ोगे ना दोनों, तो बहुत अच्छे से वहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। किया हुआ है अपने लॉ में? नहीं है किया हुआ ना, बस, ठीक है। लॉ वाला पार्ट वैसे पूछते नहीं आजकल, बहुत फाइनेंस वाला पार्ट ही पूछते हैं थ्योरी में, बट फिर भी वो लिखा हुआ था, मैंने इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटर टू डू फ्रॉम द लॉ बुक, ठीक है, जो भी आपका लॉ के बुक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टॉक लेंडिंग स्कीम। याद है SLB किया था पूरा डिस्कशन पूरा। तो स्टॉक लेंडिंग एंड बोरिंग स्कीम एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट सेल याद है? ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बना है कौन सी मार्केट के लिए? कैश मार्केट। तो कैश मार्केट में मैंने शॉर्ट सेल किया। क्यों किया मैंने शॉर्ट सेल? मुझे लग रहा है स्टॉक गिरने वाला है, बट मेरे पास नहीं है, ठीक है। मेरे पास वो स्टॉक नहीं है। शॉर्ट सेल का मतलब यही है कि मेरे पास वो स्टॉक नहीं है और मैंने क्या कर दिया? उसको सेल कर दिया है। क्योंकि ये किसकी मार्केट की बात हो रही है? कैश मार्केट। क्या फ्यूचर मार्केट में ऐसा कुछ है? कभी बाय करो और कभी सेल करो। क्या वहां शॉर्ट सेल नाम की कोई चीज है? नहीं सर, ठीक है। तो जो भी शॉर्ट सेल वर्ड यूज किया रहा है, दिस इज ओनली फॉर द कैश मार्केट। मुझे लग रहा है स्टॉक गिरने वाला है, तो मैंने उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। पर्पस क्या है? नीचे गिरेगा तो वापस क्या कर लूंगा? बाय। बट मेरे पास स्टॉक नहीं है, तो एक्सचेंज कह रहा है ठीक है भाई शॉर्ट सेल कर लो, बट दिस इज ओनली फॉर इंट्राडे। कब के लिए? इंट्राडे, ठीक है सर। एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास, आज सुबह बेचो और शाम को जो भी प्राइस हो वापस क्या कर लो? बाय, एंड द डिफरेंस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ द सेकंड ऑप्शन जो हमें डिस्कस करनी है, मैंने यहां स्टॉक को क्या कर दिया है? सेल। मुझे लग रहा है गिरने वाला है, बट दिन के दिन में काम नहीं हो रहा, मुझे तो नेक्स्ट डे मूव करना है, या 4 दिन 5 दिन 10 दिन की स्ट्रैटेजी है। तो मेरे पास तो स्टॉक नहीं है, मिस्टर एक्स के पास कोई स्टॉक नहीं है, तो वो गया मिस्टर वाई के पास जिसके पास वो स्टॉक है। तो मैंने कहा मुझे ये थोड़े टाइम के लिए उधार दे दो, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। तो मिस्टर वाई इज ए लेंडर एंड मिस्टर एक्स इज ए बोरोवर। किस चीज का? स्टॉक का। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। पर्पस क्या था मिस्टर एक्स का? कि वो अपने व्यू को एग्जीक्यूट करा ले। और मिस्टर वाई का क्या पर्पस है? मेरे पास खाली पड़ा हुआ डीमेट अकाउंट में, उसका मैं कुछ यूटिलाइज कर लूं और इसके बदले में मुझे क्या मिल जाएंगे? स्टॉक लेंडिंग चार्जेस। बट उसने कंडीशन लगा दी, अगर भाई इन बिटवीन कोई भी इनकम जनरेट हुई, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, कुछ भी हुआ, तो आपको मुझे मिस्टर एक्स को वापस देना पड़ेगा। किसको? मिस्टर वाई को। बट मिस्टर एक्स कह रहे हैं मुझे एक चीज चाहिए, वोटिंग पावर। तो मिस्टर वाई कह रहे हैं ठीक है भाई वोटिंग पावर ले ले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ SLB हम वहां पर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? वोटिंग राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, बट उससे रिलेटेड जो भी इनकम जनरेट होगी वो वापस किसको देनी पड़ेगी? स्टॉक लेंडर को, ठीक है। तो यहां पर मिस्टर एक्स का क्या क्या बेनिफिट है? अगर एक्चुअली में शेयर गिर गया तो उसको यहां प्रॉफिट हो जाएगा। साथ में जब स्टॉक सेल किया है तो पैसा आएगा जेब में, और पैसा देगा एक्सचेंज, तो उस पैसे को मैं और दूसरी जगह क्या करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा, और उससे क्या जनरेट करूंगा? रिटर्न्स, ठीक है। तो व्हाट इज स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम? SLB क्या है आपके पास? सिंपली हम स्टॉक को क्या कर सकते हैं? बोरो एंड लेंड कर सकते हैं,
ठीक है, तो जो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस पहले किया हुआ है क्लास में, बट फिर भी यहाँ के लिए भी एक बार देख लो। तो स्टॉक लेंडिंग स्कीम, दिस स्टॉक लेंडिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, द लीगल टाइटल इज टेम्पररी ट्रांसफर फ्रॉम द लेंडर टू द borrower, the lender retains all the benefits of ownership except, देख लीजिए द लेंडर, लेंडर कौन है? मिस्टर वाई। तो लेंडर रिटेन्स ऑल द बेनिफिट, ऑल द बेनिफिट मतलब डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, जो मर्जी आ जाए, बट कौन सा छोड़ के? ऑनरशिप एक्सेप्ट, देख लीजिए एक्सेप्ट वोटिंग पावर राइट्स, द बोरोवर इज एंटाइटल्ड टू यूटिलाइज द सिक्योरिटी एज रिक्वायर्ड। तो वो उसे क्यों जरूरत है उस सिक्योरिटी की? या तो वो अपने व्यू को एग्जीक्यूट कराना चाहता है, या वो अपना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या करना चाहता है? प्रूफ करना चाहता है एट ए पर्टिकुलर डेट और द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस केस के लिए वो क्या कर रहा है? एसएलबी कर रहा है, स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। ठीक है, are required but it is liable to lender to all the benefits such as dividend rights etc. The basic purpose of the stock borrower is to cover the short sale. आ गया सर? बट to cover the stock, that is selling the share without possessing them. SEBI has introduced a scheme for the stock lending and borrowing in 1997. ठीक है, तो what are the advantages? क्या क्या advantages है? Lenders get return from it instead of keeping it ideal. खाली पड़ा हुआ स्टॉक, तो उससे मैंने क्या कमा लिया? स्टॉक लेंडिंग चार्जेस। द बोरोवर यूजेस इट टू अवॉइड सेटलमेंट फेवर एंड लॉस ड्यू टू ऑक्शन। अगर उन्होंने शॉर्ट सेल करा और स्टॉक नहीं दिया तो क्या होगा? ऑक्शन में चला जाएगा और उसको क्या होगा? लॉस। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केट, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से रोलिंग सेटलमेंट हो रहा है ना। अगर मेरे पास स्टॉक नहीं, मैंने बेच दिया, तो रोलिंग सेटलमेंट होगा ही नहीं। तो वो मैं कैसे कर पा रहा हूं? थ्रू एसएलबी स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। ठीक है, तो देख लीजिए, रिड्यूस द मार्केट वॉलिटिलिटी एंड इंप्रूव्स लिक्विडिटी एंड इट्स प्रोहिबिट फिक्टिशियस बुल रन। व्हाट इज फिक्टिशियस बुल रन? व्हाट इज फिक्टिशियस बुल रन? कुछ लोग आए मार्केट को जबरदस्ती बढ़ाए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? उनका कोई इंटरेस्ट होगा, वो शेयर को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो बाय 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 किए जा रहे हैं, शेयर को बाय किए जा रहे हैं, तो रेट बढ़ा रहे हैं। बट मुझे पता है दिस इज ओवर वैल्यूड, मुझे क्या करना है? सेल। बट मेरे पास तो स्टॉक नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? थ्रू एसएलबी क्या कर सकता हूँ? ले सकता हूँ ना उसको। ठीक है भाई, दे दे थोड़े टाइम के लिए और फिर वापस ले लेना। ठीक है, तो देख लीजिए दिस इज, और मैंने कहा ना वापस स्टॉक ही मिलेगा, तो जो दे रहा है स्टॉक उसको कोई खतरा नहीं है। अगर स्टॉक का प्राइस 100 से 200 आ जाए, कोई खतरा नहीं ना उसको, तो स्टॉक मिलेगा, तो वो 100 की चीज किस में बेच सकता है? 200 में। साथ में इन बिटवीन कोई भी आएगा इनकम, वो भी मिलेगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना देने में। सोच लो, मैंने स्टॉक दिया और वापस भी क्या मिला? स्टॉक ही मिला। देख लो ना, तो अब वो स्टॉक की वैल्यू 100 से अगर 200 हो गई, मैं बेच लूंगा, अपना प्रॉफिट कमा लूंगा, बट उस पार्टी को क्या हो जाएगा? लॉस। और मैंने कहा दिस इज जीरो सम गेम। पूरी मार्केट में क्या चल रहा है? जीरो सम गेम। एक पार्टी का प्रॉफिट है और एक पार्टी का क्या है? लॉस है सर। ठीक है, तो देख लीजिए दिस इज स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। ठीक है सर, सब कुछ। तो ये वर्ड याद रखना, दे प्रोहिबिट्स द फिक्टिशियस बुल रन। बुल रन का क्या मतलब है? जबरदस्ती मार्केट को फिक्टिशियसली बढ़ा रहे हैं, तो उसको वो क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है। ठीक है, चलो आगे। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कर चुके हैं कई बार। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? देख लीजिए, दे आर ट्रेडेड ऑन द, प्लीज, दे आर ट्रेडेड ऑन द, दे आर ओटीसी, दे आर एक्सचेंज ट्रेडेड। पहले अपने याद करो, दे आर स्टैंडर्डाइज, दे आर कस्टमाइज, दे आर रेगुलेटेड, दे आर नॉट यूजुअली रेगुलेटेड, दे हैव नो डिफॉल्ट रिस्क, और यहां पर क्या है? डिफॉल्ट रिस्क है। दे हैव ए क्लियरिंग हाउस, दे डोंट हैव एनी क्लियरिंग हाउस। यहां डेली बेसिस पे क्या कैलकुलेट हो रहा है? M2M। वहां पे कोई डेली बेसिस पे M2M कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ लो सर। ट्रेडिंग, दे आर ट्रेडिंग ऑन द पर्सनल बेसिस, दे आर ऑन द एक्सचेंज। साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दे हैव ए लॉट साइज रिक्वायरमेंट, याद है, दे हैव ए लॉट साइज रिक्वायरमेंट। यहां पर कोई लॉट साइज रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर मैच्योरिटी है, यहां पर कोई मैच्योरिटी है, यस मैच्योरिटी है, बट दोनों के लिए वहां पर डेट सेम नहीं है। ठीक है, साथ में ऑर्गेनाइज, दे आर ट्रेडेड ऑन द ऑर्गेनाइज एक्सचेंज। यहां पर डेली बेसिस पे क्या हो रहा है? सेटलमेंट। वहां डेली बेसिस पे कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है। वी हैव ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बी डिलीवर्ड ऑन द डेट्स अपॉन एंड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। याद है, वी हैव ए डिलीवरी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर भी नॉट मीन दैट देयर इज नॉट एक्चुअल डिलीवरी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है, बिड और आस्क इजिली अवेलेबल है।
मार्क टू मार्केट डेली बेसिस पे क्या कैलकुलेट हो रहा है, मार्क टू मार्केट मार्जिन, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन, एंड द लास्ट वन इज डिफॉल्ट रिस्क. There is not as such default risk, but in case of forward contract we have default risk. ठीक है. Now the next concept, this is swaption. ठीक है, इस पे लगाओ important. swaption पे क्या लगाओ, important. important term है, कभी पूछ सकते हैं. ठीक है, समझ लेते हैं एक बार. swaption. तो व्हाट इज स्वैप्शन, नाम से पता चल रहा है, स्वैप प्लस ऑप्शन. सर दिस इज स्वैप प्लस ऑप्शन. ठीक है, दिस इज स्वैप्शन. अब याद है इंटरेस्ट रेट स्वैप हमने पढ़ा था. व्हाट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप, एक बार करते हैं और उसी में क्या ऐड कर देंगे, ऑप्शन. और मैंने आपको कई बार सिखा चुका हूं किसी भी चीज में आज के टाइम में क्या ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन. ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट रेट स्वैप, अगर आपको याद है, वी हैव मिस्टर ए एंड वी हैव मिस्टर बी. ठीक है, मिस्टर ए को क्या लग रहा है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, तो उसने क्या ले लिया, देख लीजिए फिक्स ले लिया. इसका लोन किस पे चल रहा था, फ्लोटिंग, और इसका लोन किस पे चल रहा था, फिक्स. तो मिस्टर ए को लग रहा है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, मिस्टर बी को क्या लग रहा है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर सकते हैं, तभी तो ट्रेड होगा, अदरवाइज ट्रेड इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ट्रेड पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर दोनों का सेम व्यू होगा तो फिर ट्रेड होगा ही नहीं, दोनों के अपोजिट भी होंगे तभी तो ट्रेड होगा. अगर किसी को लग रहा है मार्केट बढ़ने वाला है तो वो बाय कर रहा है, और किसी को लग रहा है गिरने वाला है तो वो क्या कर रहा है, सेल, तभी तो ट्रेड हो रहा है, अदरवाइज ट्रेड पॉसिबल नहीं है. तो इसका व्यू क्या है कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, और इसका व्यू क्या है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हो सकते हैं. तो इन्होंने क्या कर लिया, दे हैव टू स्वैप देयर इंटरेस्ट रेट ऑब्लिगेशंस, दे हैव टू स्वैप देयर इंटरेस्ट रेट ऑब्लिगेशन. तो ध्यान से देखना, अगर मान लो फिक्स रेट इज 10%, मार्केट में रेट 12% आ गया, मार्केट में रेट कितना आ गया, 12%, तो बताओ मिस्टर ए क्या पे करेगा, फिक्स रेट, और मिस्टर बी क्या पे करेगा, फ्लोटिंग रेट. तो मिस्टर ए को प्रॉफिट है और मिस्टर बी को क्या है, लॉस है. बढ़ चुके हम ये. ठीक है, इंटरेस्ट रेट स्वैप ऑलरेडी हम कर चुके हैं. तो अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, देख लो एक्चुअली में, तो अब मुझे प्रॉफिट होगा ना. क्यों होगा, क्योंकि मैं अपना रेट क्या कर चुका हूं, फिक्स पे कर चुका हूं. ठीक है, तो मिस्टर ए कौन है, फिक्स रेट पेयर अंडर स्वैप डील, और मिस्टर बी कौन है, फ्लोटिंग रेट पेयर अंडर स्वैप डील. ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, मिस्टर ए क्या पे करेगा, 10%, और बदले में क्या मिलेगा, 12%. तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट. तो मिस्टर ए रिसीव्स एंड मिस्टर बी पेज. ठीक है, अभी मेरा पर्पस प्रॉफिट लॉस निकालना नहीं है, सिंपली मुझे बताना है कि मिस्टर ए को प्रॉफिट और मिस्टर बी को क्या है, लॉस है. बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट इज 7%. अगर वो 7% आ गया तो मिस्टर ए को क्या पे करना पड़ेगा, 10%. ठीक है, और मिलेगा कितना, 7%. तो मिस्टर ए को क्या हो गया, लॉस. ठीक है, तो इस केस में मिस्टर ए पेज एंड मिस्टर बी रिसीव्स. देख लो सर, कोई दिक्कत. अब वहां पर मिस्टर ए बड़ा स्मार्ट निकला, उसने पता क्या किया, भाई अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, 12% आए, तो मुझे प्रॉफिट है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. बट अगर रेट गिरे ना, मेरा व्यू सही से काम नहीं करा, और मेरा व्यू काम नहीं किया, रेट 7% आ गए, तो मुझे क्या हो गया, लॉस. किस में, अंडर इंटरेस्ट रेट स्वैप. तो मैंने पता क्या किया, मैंने ऑप्शन ले ली. मैंने क्या ले ली, ऑप्शन चॉइस. अगर रेट बढ़ा तो मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, और रेट गिरा तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा. तो मेरे लिए विन टू विन सिचुएशन बन गई ना. अगर रेट बढ़े तो आई एम इन अ प्रॉफिट, पहले भी था और अब भी हूं, बट इसके लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा, ऑप्शन प्रीमियम. ठीक है, बट अगर रेट गिरे ना तो मैं क्या कहूंगा, नॉट एक्सरसाइज. मुझे ज्यादा लॉस किस चीज का होगा, ऑप्शन प्रीमियम. तो इफ वी वांट टू फिक्स आवर इंटरेस्ट रेट ऑब्लिगेशन, ठीक है, इन एनी केस,
तो मैं वहां पर क्या कर रहा हूँ, स्वैप्शन कर रहा हूँ, मैं वहां पर क्या कर रहा हूँ, स्वैप्शन। ठीक है, तो कंपनी चाहती है कि मेरी अपनी लाइबिलिटी फिक्स रहे, ठीक है, कुछ भी होता रहे मार्केट में, समझ पा रहे हैं। तो उस केस में वहां पर हम क्या कर रहे हैं, देख लीजिए, दिस इज विन टू विन सिचुएशन ना, हर सिचुएशन में मुझे क्या होने वाला है, प्रॉफिट। ठीक है, लोन पे देखो, लोन पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो लॉस होगा, वो यहां से कवर हो जाएगा यहाँ के प्रॉफिट से। अगर रेट गिरे तो लोन में प्रॉफिट है, और यहां पर हम क्या करेंगे, नॉट एक्सरसाइज, तो हर तरह से मेरे पास क्या रहेंगे, प्रॉफिट्स ही रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन है। हम क्या करें, स्वैप में क्या ऐड कर रहे हैं, ऑप्शन। ठीक है, हमने किया था फ्रा में ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट गारंटी, अगर आपको याद हो, फ्रा में क्या ऐड कर दिया था, ऑप्शन, और उसका नाम क्या था, इंटरेस्ट रेट गारंटी। ठीक है, सेम यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या ऐड कर रहे हैं, ऑप्शन, और उसका नाम क्या हो गया, स्वैप्शन। ठीक है, उसका नाम क्या हो गया, स्वैप्शन हो गया। ठीक है, तो अब पढ़ लो, देख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एग्जाम के लिए, मुझे लगता है कभी भी आ सकती है। ठीक है, अगर पिछले टर्म में नहीं आई है तो कभी भी आ सकती है। ठीक है, मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार पिछले टर्म का। व्हाट डू यू नो अबाउट स्वैप्शंस एंड देयर यूजेस। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है एक एक लैंग्वेज, और ये आने का चांस है तो मतलब अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो देख लीजिए, स्वैप्शन आर द कॉम्बिनेशन और द फीचर्स ऑफ द टू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, दिस इज ऑप्शंस एंड स्वैप। Swaption is an option on interest rate swap. It gives the buyer of the swaption right but not the obligation. तो मिस्टर के पास राइट है बट उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू एंटर इनटू द इंटरेस्ट रेट स्वैप ऑफ द स्पेसिफिक पैरामीटर, मैच्योरिटी, नोशनल प्रिंसिपल एंड द स्ट्राइक रेट एंड द प्राइस पीरियड ऑफ स्वैप। स्वैप्शंस आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर, याद आ रहा है, ओटीसी है, ओटीसी का पार्ट है, एंड द बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट मैच्योरिटी एक्सपायरी डेट्स फॉर द वाइड रेंज ऑफ स्वैप maturities. The price of the swaption depends upon the strike rate, maturity of the option. What is the price of the swaption? What is the price of swaption? Option premium. ठीक है, what is the price of swaption? Price क्या है वो, option premium sir. ठीक है, वो कैसे डिसाइड होगा, it derive its value from the value of an underlying asset, वही याद रहेगा, SX। ठीक है, R standard deviation and this is T, वही सारे फैक्टर्स हैं, and the expectation about the future volatility of the swap rates. The swaption premium is expressed as basis point. तो वो option premium कैसे लिखा होगा, basis point, 20 basis point, 30 basis point, 50 basis point, इस तरह से option premium चलते हैं। हमने किया था कैप फ्लोर कॉलर, तो वहां पर भी इंटरेस्ट रेट्स डेरिवेटिव था, तो वहां पर भी प्रीमियम कैसे था, ऑप्शन प्रीमियम कैसे था, दिस इज इन बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत। What are the uses of swaptions? Swaption can be used as an effective tool to swap into or out fixed or floating rate interest obligation. तो कभी भी इन आउट करने के लिए we are using the swaption. ठीक है, तो देख लीजिए, effective tool to swap into or out rate or floating rate interest rate obligation according to a treasurer's expectation of the interest rates. ठीक है, swaptions can also be used for the protection if the particular view on the future direction of interest rates turn out to be इनकरेक्ट। देख लो ना, मुझे लग रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं, जब गिर गए तो वैसे तो मुझे लॉस होता, बट मैंने क्या ले लिया था, ऑप्शन। तो दिस इज फॉर इन आउट फ्रॉम द फिक्स्ड रेट और द फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है, स्वैप्शंस कैन बी अप्लाइड इन वैरायटी ऑफ वेज टू द बोथ एक्टिव ट्रेडर्स एज वेल एज कॉर्पोरेट ट्रेजर्स। ठीक है, तो दे कैन अप्लाई इन वेरिएट वेज। स्वैप्स ट्रेडर्स कैन यूज देम फॉर द स्पेकुलेशन पर्पज और टू हैज ए पोर्शन ऑफ देयर स्वैप बुक। देख लीजिए, तो उसको हेज करने के लिए इट इज ए वैल्यूएबल टूल व्हेन द बोरोवर हैड डिसाइडेड टू डू स्वैप बट इज नॉट श्योर ऑफ द टाइम। तो स्वैप तो करना चाहता है बट उसको ये नहीं पता कब बढ़ने वाले हैं और कब गिरने वाले हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी को वहां पर सर्टेन बनाने के लिए वो एक छोटा सा प्रीमियम देगा और अपने आप को क्या कर लेगा, हेज। ठीक है सर, Swaption has become useful tool for hedging the embedded option which is common in the natural course of the business. तो hedge करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। Swaptions are useful for the borrower targeting an acceptable borrowing rate. तो उसको पता होगा ना कि मेरा borrowing rate कितना होने वाला है, उससे ज्यादा होने वाला नहीं है। ठीक है, Swaptions also useful to those businesses tendering for contracts. A business whose certainly find it useful to bid on a project with full knowledge of borrowing rate should be contract be won. ठीक है, तो जिसको पूरा पता होगा ना, देख लीजिए पहले से मेरी कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट आने वाली है, तो उसी हिसाब से वो प्राइसिंग कोट करेगा किसी भी टेंडर में, और टेंडर में सही प्राइस कोट करेगा तो उस केस में क्या होगा, देख लीजिए उसको फिर सही प्रॉफिट्स होंगे।
ठीक है। तो मुझे पहले से ही पता है कि मेरा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है अगले 5 सालों में, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, देख लीजिए, आराम से मैं अच्छे टेंडर्स कोटेशंस वहां पर रेडी करूंगा, ठीक है, जिससे मुझे वहां पर कम कॉस्ट, देख लीजिए हम वहां पर कम कॉस्ट वाले टेंडर्स ऑफर करेंगे और उससे क्या होगा, मुझे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डेप्थ सिक्योरिटाइजेशन। न्यू कोर्स में इसके ऊपर पूरा चैप्टर आ गया सर, पूरा चैप्टर बना दिया उन्होंने डेप्थ सिक्योरिटाइजेशन पे, यहाँ पर टर्म ही है बस, ठीक है, समझ लेते हैं, है वही, वहां पर बड़ा चैप्टर बना दिया, बड़ा एलोबरेट कर दिया इनके सारे जो भी पॉइंट्स हैं, अदरवाइज है वही जो भी हम वहां पर भी लिखा हुआ उन्होंने। तो दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट टर्म। तो इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो टर्म पूछेंगे, तो ठीक है। तो एक पहली कौन सी थी, एम्बेडेड डेरिवेटिव, दूसरी स्वैप्शन, और तीसरा क्या है, डेप्थ सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ध्यान से समझना। डेप्थ सिक्योरिटाइजेशन, व्हाट इज डेप्थ सिक्योरिटाइजेशन? एसेट, what is debt securitization or the asset securitization? Any idea about what is debt securitization or the asset? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैंक, बैलेंस शीट है बैंक की, और यहां पर क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस। समझ लेते हैं एक बार। तो वी हैव ए लोन्स एंड एडवांसेस, मेरे पास क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस हैं 100 CR। दे आर वेरी इलिक्विड, वाई वी कॉल इट इलिक्विड, जल्दी से पैसा थोड़े आने वाला है, ठीक है। तो बट बैंक का तो काम क्या है, जल्दी से कैपिटल लाए तो वो दूसरों को फिर दे, लोन्स एंड एडवांसेस। तो एक जगह पैसा ब्लॉक हो गया, मान लो 5 साल लोन वाला ये ब्लॉक है, ठीक है। तो हमेशा बैंक क्या करता है, अपने जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं, जो भी एसेट्स हैं, उनको डिफरेंट मैच्योरिटीज पे क्या करता है, ब्रेक करता है। कोई 6 महीने के लिए, 1 साल के लोन, तो सबको अलग अलग बना लेता है, ठीक है। ट्रेचेस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रेचेस। तो अलग अलग ट्रेचेस बना लेता है। तो वी हैव ए लोन्स एंड एडवांसेस एंड दे आर वेरी हाईली इलिक्विड। हाईली इलिक्विड का क्या मतलब है, जल्दी से दे आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश। अब क्या करें, बैंक का तो काम ही यही है कि जितना कैपिटल आएगा तभी तो आगे वो लोन्स एंड एडवांसेस देगा। इधर कैपिटल लेना तो क्या है, लिमिटेड है, इधर कैपिटल रेज करना इतना इजी थोड़ा ही है, बट मुझे तो बिजनेस करना है डेली बेसिस पे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस लोन्स एंड एडवांसेस को किसको ट्रांसफर कर रहा हूं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। समझ पा रहे हैं? तो नाम से पता चल रहा है दिस इज स्पेशली फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस। आज के टाइम में लिमिटेड पार्टनरशिप्स भी बनने लगी है, ठीक है। कॉर्पोरेट तो बन ही सकता है, कॉर्पोरेशंस तो बन ही सकते हैं, बट आज के टाइम में एसपीवीज आर ऑल दे आर एलएलपीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, ठीक है, वो भी बनने लगी हैं आज के टाइम में। तो दे विल ट्रांसफर द लोन्स एंड एडवांसेस, इसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट ट्रांसफर। इसको क्या बोलते हैं, ऑफ बैलेंस शीट ट्रांसफर। ये कीवर्ड्स हैं, आपको लिखने ही पड़ेंगे सर, ठीक है। तो व्हाट इज ऑफ बैलेंस शीट ट्रांसफर, बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं सर, बैलेंस शीट पे तो इफेक्ट आएगा ही। ऑफ बैलेंस शीट ट्रांसफर्स, व्हाट इज ऑफ बैलेंस शीट ट्रांसफर्स, एनी आइडिया, अकाउंट्स में पढ़ा है कभी, व्हाट इज ऑफ बैलेंस शीट ट्रांसफर्स, एनी आइडिया? एक्चुअल में कोई पैसा नहीं आ गया, बट मैंने अपनी बैलेंस शीट को दूसरी के बैलेंस शीट में क्या कर दी है, ट्रांसफर, ठीक है। तो ऑफ बैलेंस शीट ट्रांसफर्स का क्या मतलब है, सीधा मैंने वैल्यू क्या कर दिया है, अपनी बैलेंस शीट से उठा के किस में डाल दिया, दूसरे की बैलेंस शीट में डाल दिया, कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, लोन्स एंड एडवांसेस खत्म कर दिए यहां से। इसके बदले में एसपीवी आपको क्या देगा, पैसे देगा, ठीक है। अब एसपीवी कहां से पैसे लाए, अब वो क्या करेगा, इन लोन्स एंड एडवांस के अगेंस्ट, अब ये लोन्स एंड एडवांस किसकी बैलेंस शीट में, एसपीवी की, इसके अगेंस्ट वो क्या इशू कर देगा, सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये मेरा डेप्ट है और उसके अगेंस्ट हमने क्या कर दी, इशू सिक्योरिटीज। तो एसपीवी विल इशू सिक्योरिटीज। तो हमने क्या कर दिया, डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन। नाम से पता चल रहा है एसेट सिक्योरिटाइजेशन, एसेट ही है ना हमारी बैंक की बैलेंस शीट में, ये क्या है,
लोन्स एंड एडवांसेस हैं, दीज आर एसेट्स, और उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिक्योरिटीज में, ठीक है। तो वी कॉल इट डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन और द एसेट सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार, वी हैव एसेट सिक्योरिटाइजेशन और द डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन। तो यहां पर सिंपल प्रोसेस क्या है कि हम वहां पर ऑफ बैलेंस शीट यहां से ट्रांसफर कर देंगे, दिस इज इन एसपीवी, और एसपीवी उसके अगेंस्ट क्या इश्यू कर देगा, सिक्योरिटीज। अब ध्यान से देखना, इन सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट कैसे पे होगा, जब ये लोन्स एंड एडवांसेस हैं, जो बैलेंस शीट में लोन्स एंड एडवांसेस हैं, यहां से आएगा इंटरेस्ट, यहां से प्रिंसिपल रिपेमेंट आएगा, तो हम इन सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। क्लियर है पॉइंट। तो हाउ दे कैन बी फंडेड, कि यहां से देख लीजिए सिक्योरिटी से पैसा आएगा और वो किसको ट्रांसफर कर देंगे हम, दिस इज बैंक, ठीक है। तो हम ऑफ बैलेंस शीट क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर। फैक्टरिंग क्या होता है, व्हाट इज फैक्टरिंग, दिस इज ऑल्सो ए ऑफ बैलेंस शीट ट्रांसफर, ठीक है। तो फैक्टरिंग में भी आप क्या करते हो, यहां पर डेटर्स हैं, डेटर्स को किसको ट्रांसफर कर देते हो, फैक्टर को। तो पैसे कौन आपको रियलाइज करा के दे रहा है, फैक्टर। तो इधर डेटर्स कम हो जाएंगे, इधर कैश बढ़ जाएगा, तो बैलेंस शीट पे उधर तो कोई टोटल में तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ना, डेटर्स कम और उधर आपके पास कैश बढ़ जाएगा या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बेसिकली वो भी क्या है, ऑफ बैलेंस शीट ट्रांसफर, इसको क्या बोलते हैं, ऑफ बैलेंस शीट ट्रांसफर, ठीक है। तो अब पढ़ लो सर, देखो तो व्हाट इज डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन, ध्यान से देखो। सिक्योरिटाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पूलिंग एंड रीपैकेज होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसी, एक जैसी कैसे होगा, 6 महीने वाले लोन, 1 साल वाले लोन, 1.5 साल वाले लोन, 5 साल वाले लोन, 10 साल वाले लोन, तो सबको एक जैसे वाले जो हैं उन सबको एक जगह बंडल बना देंगे, पूल कर देंगे। दे आर प्रोसेस ऑफ पूलिंग एंड रीपैकेजिंग ऑफ होमोजीनियस, क्या लिखा हुआ है, इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। आ रहे हैं वर्ड, कीवर्ड्स देख लीजिए, और याद रखना कीवर्ड लिखने के ही मार्क्स हैं सीए में, ठीक है। चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो लॉ हो, वो डीटी हो, आईडीटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एसएफएम की थ्योरी हो, ठीक है। तो ये याद रखना कीवर्ड लिखने के ही मार्क्स है। अब जनरल जो मर्जी पेल के आ जाओ, 0, 1, हाफ, समझ पा रहे हैं, जितना मर्जी पेज लिख के आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक वो कीवर्ड नहीं ढूंढ पा रहा आपके आंसर में, मार्क्स नहीं मिलने सर, ठीक है। स्टोरी लिखने का कोई मार्क्स नहीं है सी के अंदर, याद रखना। और इसलिए ऑडिट में लोगों के मार्क्स नहीं है, ठीक है। उसका कारण सिर्फ ये की है कि ऑडिट में लोग जनरल पढ़ के जाते हैं, मैंने जनरल ऑडिट किया हुआ है, और जनरली उन्होंने वहां पर 2, 3, 5 क्लास में रिवाइज कर लिया, फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। तो वो 4-5 क्लास में कुछ होने वाला नहीं है, आपको वो कीवर्ड लिखने पड़ेंगे। और कीवर्ड कैसे आएंगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं सर, ठीक है। तो जनरल वहां पर सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये थ्योरी 4 घंटे में भी करा सकता हूँ सारी, ठीक है, मैं भी पढ़ पढ़ के फटाफट निकाल दूं, बट वो कीवर्ड पे जब तक फोकस नहीं कराऊंगा ना, आपको याद नहीं रहेगा सर, ठीक है। तो भले ही मैं 4 चैप्टर कराऊं अच्छे से, बट आपको एक एक अच्छा होगा, जब आप दोबारा इसको करने वाले हो ना, आपको वो कीवर्ड माइंड में ढूंढेगा, ठीक है, घूमेगा। तो वही हमें करना है। तो दे आर इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स इनटू, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दैट कैन बी सोल्ड टू द इन्वेस्टर। और किसके थ्रू करेंगे वो पूरा प्रोसेस, एसपीवी के थ्रू, ठीक है। नाम ही वही है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसी काम के लिए बनाया गया है उसको, ठीक है। Securitization is a process by which financial assets are transformed into securities. Since through securitization, the illiquid financial assets or debtors are converted into securities, it is also called debt or asset securitization process. ठीक है, तो प्रोसेस देख लो, बैंक लेंड 10 lakhs each of 300 borrowers. तो 10 लाख मैंने 300 borrowers को दिया बैंक ने एज ए पार्ट ऑफ लोन पोर्टफोलियो, और मैंने पहले बताया था बैंक की बैलेंस शीट इज पोर्टफोलियो सर, ठीक है। दिस इज प्योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और कुछ नहीं है, ठीक है। द टोटल डेप्ट दस ऑन द बुक ऑफ द बैंक विल बी 30 करोड़। तो लोन्स एंड एडवांसेस में कितना आ रहा होगा, 30 करोड़। अब मैंने क्या किया, बाय वे ऑफ सिक्योरिटाइज द बैंक कैन ब्रेक द एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ लोन ऑफ 30 करोड़ इनटू द पेपर ऑफ 300 each for instance and market in the secondary market to investor. So what is primary, IPO, and what is secondary, exchange पे listed, ठीक है। तो मैंने उसको जाके किस पे लिस्ट करा दिया, exchange पे। Debt securitization will provide liquidity to the instrument, ठीक है। तो debt securitization से क्या जनरेट हो गई, liquidity कैसे,
अब जो मैंने वो सिक्योरिटी पब्लिक को इश्यू की है, वहां से पैसा आएगा और वापस किसको दे देंगे? बैंक को, और बैंक वापस फिर क्या करेगा? लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो साइकिल चलता रहेगा ना, ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा, और अगर एक चेन टूटी तो सब गए सर। एंड दिस इज सब प्राइम इशू जो 2008-2009 में हुआ। सब प्राइम इशू वो यही तो था सर। तो लोगों ने लोन ले रखे थे बैंक से, और बैंक ने क्या किया? उसी लोन की क्या बना दी? सिक्योरिटी, और उसको मार्केट में क्या करा दिया? लिस्ट। और वो सिक्योरिटी का जो पे ऑफ है वो किसके अकॉर्डिंग है? लोन के अकॉर्डिंग। तो लोन वालों ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट। क्यों किया डिफॉल्ट? प्रॉपर्टी के रेट क्या हो गए? फॉल। तो आपने 100 करोड़ की खरीदी हुई है, मार्केट में 80 करोड़ की चल रही है, क्यों आप लोन भरोगे? कोई लोन भरने वाला नहीं 100 करोड़ का। तो सबने क्या कर दिया? डिफॉल्ट। और उन्होंने डिफॉल्ट किया तो वहां पर हमने सिक्योरिटी पे डिफॉल्ट कर दिया, और क्या हुआ? सब डूब गए सर। ठीक है, तो दिस इज सब प्राइम इशू। यही आपके पास क्या था? सब प्राइम इशू था। सब प्राइम इशू में क्या हुआ था? ध्यान से देखना, इधर आपके पास होम था, घर था, इस पे लोन चल रहा था। किससे लिया हुआ था? बैंक। और बैंक का नाम था लेमन ब्रदर्स। समझ पा रहे हैं? बैंक का नाम क्या था? लेमन ब्रदर्स। अब बैंक ने वहां पर क्या किया? अपनी बैलेंस शीट में देख लीजिए, लोन्स एंड एडवांसेस, और उसको क्या बना दिया? सिक्योरिटी। और पता क्या है? उसने जब वहां पर सिक्योरिटी इशू की, और सिक्योरिटी इशू करने के लिए आपको क्या देनी है? क्रेडिट रेटिंग। तो गया एजेंसी के बाद, क्रिसिल के पास, और कहा कि भाई ये एकदम सिक्योर्ड है घर, एकदम अच्छा घर है, और जो इसका जिसको मैंने दिया है लोन, उसके भी क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, उसकी भी अच्छी जॉब है, उसकी मैंने अच्छे से क्या कर लिया? क्रेडिट वर्दीनेस क्या कर लिया है? चेक कर लिया है, सिबिल चेक कर लिया उसका। ठीक है, इंडिया के हिसाब से उसका क्या चेक कर लिया है? सिबिल चेक कर लिया है। तो क्रिसिल ने क्या किया? भाई कोई रिस्क नहीं है, AAA+ दे दिया सर, या AAA दे दिया। समझ पा रहे हैं? आपको हाई रेटिंग दे दिया सिक्योरिटी को, और जैसे ही हाई रेटिंग मिलेगी ना, तो पूरी दुनिया टूट पड़ी। दे आर हाईली रेटेड बॉन्ड्स। तो वहां पर क्या हुआ? पूरी दुनिया आ गई पिक्चर में। तो उन्होंने यहां पर क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। ये पता है इन्वेस्ट किसने किया था? ये वो लोग थे। समझ पा रहे? इन्वेस्ट किसने किया? जिसने वो घर खरीदा हुआ था। ठीक है, तो टेक्निकली क्या हो रहा था? मैं अपना देख लीजिए इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं, और वही जो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं वही मुझे घूम फिर के किस पे मिल रहा है? मेरी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? कुछ स्मार्ट लोग भी थे मार्केट में, उन्होंने कहा कि यार, उन्होंने देखा यार इतना हाई क्वालिटी तो नहीं हो सकता यहाँ पर, इनकी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो वो पता किसके पास गए? आईवी के पास। अब वो कौन था? लेमन ब्रदर्स। ठीक है, तो पूरी चेन थी इसे हम लोगों, और आपस में घूम फिर के वहीं पे पहुंच रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर वो कौन था? लेमन ब्रदर्स। ठीक है, अगेन, और मैं उसके पास पहुंचा, मैंने कहा कि दे आर वेरी हाई रेटेड सिक्योरिटीज, और मुझे इसका क्या दे दो? इंश्योरेंस दे दो। ठीक है, और उसका नाम क्या है? मैंने आपको बताया था CDS। उसका नाम क्या था? CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो लेमन ब्रदर्स हंसा, वो कहने लगा यार दिस आर AAA बॉन्ड, और इसके लिए तो इंश्योरेंस ले रहा है। भाई दे दे यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है यार, छोटा सा प्रीमियम लगेगा, क्योंकि दे आर हाईली रेटेड बॉन्ड, तो प्रीमियम क्या लगेगा? बहुत कम। तो छोटे से प्रीमियम पे मैंने अपने आप को क्या ले लिया? इंश्योर्ड करा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ? जैसे ही एक पार्टी ने डिफॉल्ट किया, कौन था वो? वही था सर। ठीक है, वही इन्वेस्टर था जिसने वहां पर लोन लिया हुआ था, उसने डिफॉल्ट कर दिया। घर की वैल्यूज क्या हो गई? कम हो गई। उसने डिफॉल्ट किया, यहां डिफॉल्ट हुआ, आपके एनपीएस बने, और यहां पर ये सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट नहीं दे पाए। इंटरेस्ट नहीं दे पाए तो यहां पर क्या हो गया? डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट हुआ तो किसकी लायबिलिटी बनी? अगेन लेमन ब्रदर्स। समझ पाने किसकी लायबिलिटी बनी? लेमन ब्रदर्स की। और देख लीजिए, उसको CDS के अगेंस्ट क्या करना पड़ा? पे आउट करना पड़ा। सीखा है ना हमने CDS कि यहां पर इंश्योरेंस ले लिया है, और किस चीज के लिए? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ठीक है, या तो आपकी क्रेडिटिंग कम हो जाए, या पार्टी डिफॉल्ट कर जाए, जिसने सिक्योरिटी क्या की है? इश्यू की है। तो उस केस में हु इज लायबल? बैंक। ठीक है, तो लेमन ब्रदर्स को वो CDS पे क्या पे करना पड़ा? पे ऑफ। और पे ऑफ करना पड़ा तो लेमन ब्रदर्स उड़ गया हर तरह से।
ठीक है, तो लोन के पैसे वापस नहीं आए और इधर इंश्योरेंस दे दिया था, और इंश्योरेंस पे क्या करना होता है आपको पता ही है, इंश्योरेंस कंपनी को अगर कोई मिसहैपनिंग होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, पे आउट देना पड़ेगा। ठीक है, तो डबल मार पड़ी, ना वहां से पैसा आया और ना इधर यहाँ पर आपको क्या पे करना पड़ा, इंश्योरेंस पे आपको क्लेम क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, दिस इज सब प्राइम इशू, जो वहां पर पूरे बैंक ही क्या हो गए, उड़ गए। ठीक है, जो पूरी इकोनॉमी पे समझ पा रहे हैं, पूरा इकोनॉमी पे स्ट्रक्चर पे पूरा बेस्ड होता है बैंक, तो आप देख लो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया। ठीक है, लेमन ब्रदर्स उठ गया, तो आप देख ही रहे ना पूरा जब से स्लो डाउन चल रहा है, अमेरिका क्या चल रहा है, स्लो डाउन पे चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये इसलिए स्टोरी सुना दी मैंने आपको कि आप इसको भूल ना पाओ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप भूल ना पाओ, दिस इज योर डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन। अब एक एक पॉइंट पढ़ लो, जो मैंने बोला है ना वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, बट यहां पर कीवर्ड आपको लिख के आने हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, तो क्या स्टेप्स हैं आपके पास, देख लीजिए क्या क्या स्टेप्स हैं। ओरिजिनेटिंग फंक्शन, व्हाट इज ओरिजिनेटिंग फंक्शन, ओरिजिनेशन होगा, क्या होगा, आप जाके लोन लोगे। The borrower seeks loan from a finance company, bank, housing company, a lease from a leasing company. The credit worthiness of the borrower, याद है ना मैंने कहा उसकी पूरी मैंने सिविल चेक कर लिया। ठीक है, तो the credit worthiness of the borrower is evaluated and contract is entered into and the repayment schedule structure over the life of the loan is set. ठीक है, सब सेट कर दिया, आपके कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, उसके अंदर कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल है, पूरा सेट हो गया। अब पूलिंग फंक्शन, अब मैंने सिमिलर जो एक जैसे लोन थे सबको क्या कर लिया, पूल कर लिया। सिमिलर लोन्स और रिसीवेबल्स आर क्लब टुगेदर टू क्रिएट एन अंडरलाइंग पूल ऑफ द एसेट्स, द पूल इज ट्रांसफर इन फेवर ऑफ एसपीवी। आ रहा है मेरा डायग्राम माइंड में, देख लो, विच एक्ट्स एज ए ट्रस्टी फॉर द इन्वेस्टर। द सिक्योरिटाइजेशन, अब उस एसपीवी का काम आ गया। अब एसपीवी क्या करेगा, उस लोन एंड एडवांसेस के अगेंस्ट क्या इश्यू कर देगा, सिक्योरिटीज। It is the SPV's job now to structure and issue the security on the basis of asset pool. The security is carrying a coupon and an expected maturity which an asset based or the mortgage based. तो इन securities का नाम क्या है मार्केट में, asset based securities. What is asset backed securities? इसके पीछे बैकिंग किसकी है, assets की, या क्या बोलते हैं mortgage backed securities. mortgage कौन सा है, जो लोन है, तो बैकिंग किसकी है, mortgage की है। क्यों है, क्योंकि वहां से आएगा तो इनको पे ऑफ होगा। ठीक है, देख लीजिए, द इन्वेस्टर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी। द ओरिजिनेटर यूजुअली कीप द स्प्रेड अवेलेबल बिटवीन द यील्ड एंड द सिक्योर्ड एसेट्स एंड द इंटरेस्ट पेड टू द इन्वेस्टर। तो दे आर मेकिंग द स्प्रेड ना, उधर से लेंगे 10% और देंगे सिक्योरिटी पे कितना, 8%। क्यों, दे आर हाईली रेटेड सिक्योरिटी। जो चीज इलिक्विड कहां पड़ी हुई थी बैलेंस शीट में, वो क्या बन गया, हाईली रेटेड सिक्योरिटी बन गया। तो उधर से मिलेगा 10% और देना पड़ेगा सिर्फ 5%, 7%। तो वो जो स्प्रेड क्रिएट होगा, दिस इज द मार्जिन, वो क्या है, बेसिकली मार्जिन है। तो जनरली द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज विदाउट रिकोर्स, दैट इज इन्वेस्टर बियर्स द क्रेडिट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। आगे सर वर्ड जो मैं कह रहा था वहां पर आपसे, तो दिस इज विदाउट रिकोर्स, याद है फैक्ट्री में पढ़ा था हमने, विद रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स। ठीक है, तो वहां पर देख लीजिए कौन बियर करेगा, इन्वेस्टर, और वहां पर क्या रहेगा, देख लीजिए क्रेडिट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो मैंने कहा वो स्मार्ट लोग आए, उन्होंने देखा भाई पूरा चेन चेक किया और उन्होंने देखा कि भाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने तो जबरदस्ती दे दी रेटिंग, इतनी रेटिंग्स नहीं है इनकी, तो वो बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने क्या बुक कर लिया अपना इंश्योरेंस। ठीक है, तो देख लीजिए द इश्यूअर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे टू द इन्वेस्टर। उधर लेमन ब्रदर्स वाले खुश, भाई ट्रिपल ए रेटेड पे इंश्योरेंस बेच रहे हो आजकल आप। ठीक है, आप इंश्योरेंस बेचो ए रेटेड पे या ट्रिपल बी प्लस पे, किसी पे इंश्योरेंस बेचो समझ में आता है, ट्रिपल ए प्लस पे इंश्योरेंस बेच रहे हो, इंसेंटिव बन रहा है वहां सबका। ठीक है, बट फाइनली क्या हुआ, पूरा बैंक ही चला गया। ठीक है, तो दे आर वेरी हैप्पी विद कि लोग आके क्या कर रहे हैं, ट्रिपल ए रेटेड प्लस का क्या ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी कभी जिंदगी में लायबिलिटी आएगी नहीं। प्रैक्टिकली सोचो, अगर ट्रिपल ए रेटेड प्लस पे कोई इंश्योरेंस आके ले तो प्रीमियम बेकार ही जाने वाला है। ठीक है, तो वो यही सोच रहे हैं कि हमारी कभी लायबिलिटी आएगी नहीं और प्रीमियम का कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, पार्टीज इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, कौन कौन सी पार्टीज हैं, वी हैव ओरिजिनेटर, वी हैव एसपीवी, वी हैव इन्वेस्टर, वी हैव अदर पार्टीज। ठीक है, तो वो पूरा एग्जाम्पल माइंड में रखना, फिर आपको कभी कुछ भूल नहीं पाओगे इससे रिलेटेड। ठीक है, नाउ द सेकंड वन, वी हैव टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, मैंने बता दिया ना, वी हैव एसेट बैक एंड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। ठीक है, नाम से अब समझ में आ रहा है ना, एसेट बैक क्यों बोल रहे हैं,
बैकिंग किसकी है? एसेट्स की। वो एसेट कौन सी है? जो वो बैलेंस शीट में थी, लोन्स एंड एडवांसेस, या मॉर्गेज बैड मॉर्गेज मतलब वही लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, बेनिफिट वही है, द एसेट्स आर शिफ्टेड ऑफ द बैलेंस शीट, दस गिव एन ओरिजिनेटर रिकोर्स टू ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग। तो बेसिकली पता क्या हुआ, किसी से पैसा लेने तो नहीं जाना पड़ा आपको, और आपने क्या कर दिया? ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग, मतलब कुछ बैलेंस शीट में किए बिगड़ क्या मिल गया? फंड मिल गया। ठीक है, क्योंकि उधर आपका डेटर्स चला गया, उधर आपका लोन्स एंड एडवांसेस चला गया, और बदले में क्या मिल गया? कैश। एंड दिस इज ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग, सीधा ट्रांसफर कर दिया। तो इससे पता और क्या बेनिफिट हुआ? बैंक्स की रेटिंग बढ़ गई ना। जब उसके जो इलिक्विड चीज थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? लिक्विडिटी में। तो उसकी बैंक की रेटिंग बढ़ गई, और बैंक की रेटिंग बढ़ेगी तो उसके शेयर के प्राइस बढ़ेंगे सर। ठीक है, इट कन्वर्ट्स illiquid assets to the liquid portfolio. It facilitates better balance sheet management as assets are transferred off the balance sheet, facilitating the originator credit ratings enhance. देख लो, वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला है आपको। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ टू द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है? न्यू एरिया, नया एरिया वहां पर। फॉर द इन्वेस्टर सिक्योराइजेशन ओपन द न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, दो द इन्वेस्टर बियर्स द क्रेडिट, द सिक्योरिटीज आर टाई अप विद द डेफिनेट एसेट्स। ठीक है, जो डेफिनेट एसेट है। सिक्योराइजेशन हेल्प्स टू कन्वर्ट ए स्ट्रीम ऑफ कैश रिसीवेबल इनटू ए सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। क्यों रेटिंग हाई मिल रही थी? दे आर बैक्ड बाय द एसेट। अब वो एसेट बेसिकली देखो ना, क्योंकि वो किसका अगेंस्ट लिया हुआ लोन है? देख लो, लैंड के या जो भी हाउस प्रॉपर्टी, जो भी वहां पर उन्होंने होम परचेज किया हुआ, उसके अगेंस्ट ही तो चल रहा है सब कुछ। जब उसकी वैल्यू गिरी तभी तो पूरा साइकिल क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Now the next one, this is question number 14. This is what is refinancing. Refinancing क्या है? नाम से पता चल रहा है refinancing. अब देखो वहां पर बजट आपने देखा होगा, तो बजट में क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर विल allocate the funds to the different ministries. ठीक है, and we have rural development, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसको फंड एलोकेट हो गया 100 करोड़ का। किस पर्पस के लिए भाई? सब रूरल का डेवलपमेंट करना है। ठीक है, अब क्या करें भाई? 100 करोड़ पहुंचाएं कैसे? तो ये पैसा किसको दे दिया गया? सिडबी, नाबार्ड। दिस इज नाबार्ड। अब वो वहां पर क्या कर रहे हैं देख लीजिए, ये पैसा वो 100 करोड़ किसको दे दिया? मिनिस्ट्री को। अब मिनिस्ट्री कैसे पहुंचाए गांव गांव तक? तो ये मेन पैसा किसको ट्रांसफर हो? सिडबी, नाबार्ड, जो भी ये सब चीजें देख रहे हैं, तो वो फाइनली किसको देंगे? जो रीजनल बैंक्स हैं उनको क्या करेंगे? वो फंड पहुंचाएंगे, और उसको क्या बोलते हैं? रीफाइनेंसिंग। इसको क्या बोलते हैं? रीफाइनेंसिंग। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही ये टर्म रीफाइनेंसिंग indicate at least two institutions which offers us refinances. We have NABARD, BARD, देख लीजिए NABARD, and this is SIDBI. ठीक है, Small Industries Development Bank of India and the National Bank of Agriculture and Rural Development. ठीक है, तो इनका काम ही क्या है? दूसरे बैंकों को लोन देना। ठीक है, क्या ये पब्लिक के पास दे रहे हैं लोन देने? नहीं सर, वो किसको दे रहे हैं? देख लीजिए, स्मॉल बैंक्स हैं, रीजनल बैंक्स हैं, या आपके पास जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं उनको क्या कर रहे हैं? लोन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, रीफाइनेंसिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स फंड्स और रिम्बर्स फंड्स टू द अनदर इंस्टीट्यूशन टू हेल्प डेवलपमेंट, रिलीफ एंड अदर कॉजेज आइडेंटिफाइड एज द पर्पस ऑफ द फॉरवर्ड. ठीक है. It also in another way describes as a wholesale distribution of financial assistance to a retailing institution. Often government support or stabilized funding in REACT is reached to the ultimate beneficiaries through such channel, and this is termed as wholesale financing. Refinancing is also called as wholesale financing. ठीक है. And we have NABARD and SIDBI. Derivative कर चुके हैं कई बार. तो it derives its value from the value of an underlying asset to hedge currency risk, commodity risk, speculation hedging, वो सब वर्ड याद रखना. फॉर hedging allocated asset allocation, yield enhancement, and for hedging taking exploiting and efficiencies. तो कौन कौन से यूजर्स हैं? वी हैव कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड वी हैव
डीलर्स। तो सब क्या कर रहे हैं, हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्रेज, ठीक है। तो वो तीनों वर्ड माइंड में रखना। इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द कैश एंड डेरिवेटिव मार्केट आता है हमें, कैश मार्केट एक्चुअल डिलीवरी, डेरिवेटिव मार्केट में नो एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस वो जो हमें पता है। कैश मार्केट में क्या डेली बेसिस पे एमटीएम कैलकुलेट हो रहा है, नहीं। डेरिवेटिव मार्केट में डेली बेसिस पे क्या कैलकुलेट हो रहा है, M2M, ठीक है। तो दो मेन यहां पर देख लीजिए डिफरेंस आपको मेनली मिल जाएंगे। तो देख लो, द इन कैश मार्केट टेंजिबल एसेट्स आर ट्रेडेड, वेदर इन डेरिवेटिव ओनली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन किसके बेस पे, टेंजिबल्स। इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। इन कैश मार्केट वी कैन परचेज इवन वन शेयर, इन फ्यूचर लॉट में क्या करना होगा, ट्रेड। तो वो जो हमने सीखा है ना, वो जो डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर फॉरवर्ड, उसमें मैंने कैश मार्केट को भी आपसे क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। The value of derivative contract is always based on link to the underlying security, though this linkage may not be in a point-to-point basis. In the cash market, a customer may open securities trading account with a security deposit, whereas trade futures to a customer may open a future trading account with a derivative broker. क्या है ये, ध्यान से देखना। अगर मुझे कैश मार्केट में ट्रेड करना है तो मेरे पास डीमेट अकाउंट भी होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए, तभी तो डीमेट अकाउंट में आपकी सिक्योरिटीज जाएंगे। बट इन फ्यूचर सेगमेंट क्या मुझे डीमेट अकाउंट होने की जरूरत है, कोई सिक्योरिटी मिलने वाली नहीं, तो मुझे जरूरत ही नहीं है डीमेट की, सिर्फ मुझे किसकी जरूरत है, ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक है। और क्या कह रहे हैं देख लीजिए, बाइंग सिक्योरिटी इन कैश मार्केट इन्वॉल्व्स पुटिंग ऑल द मनी अपफ्रंट, पूरा देना पड़ेगा, और वहां सिर्फ क्या देना पड़ेगा, मार्जिन्स, ठीक है। विद द परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी इन द कैश मार्केट द होल्डर्स बिकम पार ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो उसको क्या मिलेगा, वोटिंग पावर मिलेगा। क्या फ्यूचर मार्केट में कोई वोटिंग पावर है, कोई वोटिंग पावर नहीं। क्या कोई डिविडेंड मिलने वाला है, नहीं। क्या कोई बोनस मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला सर, ठीक है। इन डेरिवेटिव कुछ नहीं मिलने वाला, बट कैश मार्केट में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलूं आगे सर। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरलाइंग, सिंपल चीज है, इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। एक्सप्लेन ब्रीफली द एडवांटेज ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन द डीमैट अकाउंट। बताइए कि आपको चोरी होने का डर नहीं है, खोने का, खराब होने का डर नहीं है, सिंपल देख लीजिए। तो क्या क्या है, इट इज स्पीडियर एंड अवॉइड डिलेज इन ट्रांसफर, किसी को ट्रांसफर करना है तो 1 सेकंड में ट्रांसफर, अदरवाइज टाइम लग जाता। इट अवॉइड्स लॉट ऑफ पेपर वर्क, सेव स्टैम्प ड्यूटी फॉर इश्यूअर कंपनी पॉइंट। ऑल्सो देर आर सिग्निफिकेंट एडवांटेज ड्यू टू डीमैटिंग, सम ऑफ विच आर सेविंग इन प्रिंटिंग सर्टिफिकेट्स, पोस्टेज एक्सपेंसेस बच रहे हैं कंपनी के, सीधा ट्रांसफर कर रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी वेव्स, easy monitoring of buying selling patterns in securities, increasing ability to spot takeover attempts and attempts at price rigging। क्या है, अगर मुझे आज जानना है किसके पास कितनी परसेंटेज होल्डिंग है, 1 मिनट में जान सकता हूं। अगर वो डीमेटलाइजेशन नहीं होता तो जान सकते थे क्या, नहीं सर, बड़ा मुश्किल होता सर, पूरा कैलकुलेट करने में किसके पास कितने शेयर हैं आज के दिन, पहले पूरी इंफॉर्मेशन मंगानी पड़ती हर जगह से, और उसके बाद ही हम बता पाते कि हमारे पास कितने, किस इन्वेस्टर के पास कितनी परसेंटेज होल्डिंग। आज मुझे पता लगाना है तो इन सेकंड्स मेरे पास क्या डेटा अवेलेबल है कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इजिली मॉनिटर कर सकते हैं कौन प्राइस वहां पर क्या कर रहा है, ऐसे भी क्या कर पा रहा है, वॉच क्यों कर पा रहा है वॉच, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डीमेटलाइजेशन, ठीक है। अगर ये डीमेटलाइजेशन नहीं होता, सेबी वॉच नहीं कर सकता। वो देख लेता है ना कौन कहां पर ज्यादा हैवी ट्रेडिंग हो रही है, कौन ब्रोकर के पास किस अकाउंट में, तो पूरी डिटेल उसके पास है डीमेटलाइजेशन की वजह से, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, दिस इज एक्सप्लेन बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, गिव द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइंग बायबैक, एक्सप्लेन द टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग एंड व्हाई इनसाइडर ट्रेडिंग इज पनिशेबल, ठीक है। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो व्हाट इज बायबैक, पूरा सीखा था हमने, क्या बेनिफिट थे बायबैक के, क्यों किया जा रहा है बायबैक, प्रमोटर्स अपनी परसेंटेज होल्डिंग को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, साथ में वो अपने डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करके दे आर गोइंग फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो पहले सेक्शन 77 नहीं था, पता नहीं कौन सा है न्यू वाले में, बट पहले वहां पर क्या सेक्शन 77, दिस इज फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो बायबैक इज कंपनी अलाउड टू बायबैक, देख लीजिए, company allowed to buy back equity shares or any other security specified by the union government. In Indian companies are required to extinguish shares bought back within 7 days. देख लीजिए 7 दिन में वहां पर बायबैक। इन यूएस कंपनीज आर अलाउड टू होल्ड बायबैक, देख लीजिए, बॉट बैक शेयर्स एज ट्रेजरी स्टॉक्स। तो वो इतना इंपॉर्टेंट है। मेन चीज क्या है, द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव टू बाय बैक सिक्योरिटीज। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द बायबैक, द टू रिटर्न एक्सेस कैश टू द शेयरहोल्डर्स। यही मैंने बताया था, एक्सेस कैश है मेरे पास,
सेकेंड वन, सिग्नल द मार्केट दैट शेयर्स आर अंडर वैल्यूड। समझ पा रहे हैं शेयर्स क्या है, अंडर वैल्यूड है, दिखाने के लिए दुनिया को, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द टैक्टिक्स फॉलोड बाय द कंपनी कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे स्टॉक अंडर वैल्यूड, हम क्या कर रहे हैं, बाय बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को लगेगा ऐसी कंपनी के शेयर जल्दी से क्या कर लो, परचेज कर लो, ठीक है। टू इंक्रीज प्रोमोटर्स होल्डिंग, मैंने बताया ना कुछ जा नहीं रहा जेब से, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, परसेंटेज होल्डिंग विल इंक्रीज एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स विदाउट एडिशनल इन्वेस्टमेंट। दस बायबैक इज ऑफन यूज्ड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द पोटेंशियल टेक ओवर। कोई जबरदस्ती मेरा टेक ओवर ना कर ले, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी परसेंटेज होल्डिंग को बढ़ा रहा हूं यूजिंग बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है, एंड टू चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज बायबैक ऑफ शेयर्स एंड व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। सबको ही पता है व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है वहां पर, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट, बायबैक में पहले भी कर चुके हैं हम प्रैक्टिकल के साथ भी, ठीक है। नाउ वी हैव इनसाइडर ट्रेडिंग। व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? The insider is any person who accesses the price sensitive information of a company before it is published to the general public. Insider includes corporate officers, directors, owners of the firm, etc., who have the substantial interest in the company. Even the persons who have access to the non-public information due to their relationship with the company, such as internal or statutory auditor, agent, advisor, analyst, consultant. तो वैसे तो auditor always is an insider. अगर वो इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उसको, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। व्हाट इज नॉन पब्लिक? अभी पब्लिक में नहीं आई है, ठीक है। तो वो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दिस इज नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, वो नॉन पब्लिक है। तो वो डिपेंड करता है पूरा इसके ऊपर। अगर आप जो पी पढ़ते हैं उसमें है इससे रिलेटेड रूल्स, पी पढ़ते हैं ऑडिट में है ना, पूरा एक है बस, ठीक है। तो जब आप सीएफए करेंगे तो सीएफए में पूरा इसी के ऊपर पूरा आपके पास रूल्स हैं, पूरे यहाँ पर इसके ऊपर पूरे रूल्स बनाए हुए हैं कि आपको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि दिस इज फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। जो सीएफए है वो किसके लिए, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, एंड इनसाइडर ट्रेडिंग इज डायरेक्टली लिंक टू द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरा वहां पर एलोब्रेट किया हुआ है, एक एक चीज का मटेरियल, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, नॉन मटेरियल पब्लिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। तो वी हैव डिफरेंट वर्ड्स इसके लिए। तो उस केस में देखते हैं कि आपके किस केस में लायबिलिटी बनेगी। एज ए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट आपका वहां पर कब ब्रीच होगा, आप कब वहां पर जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं, या वहां पर जो भी आपकी जो मैं कहता हूं कि वहां पर जो एज ए सीएफए इंस्टीट्यूट चार्टर्ड होल्डर, कब आप अपने वहां पर जो लॉ को ब्रीच कर रहे हैं, जो उनके जो पीज हैं वो उनको ब्रीच कर रहे हैं। तो उसमें अलग अलग वर्ड्स हैं, मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, नॉन मटेरियल पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो वी आर डिफरेंट वर्ड्स और उन सब का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। तो वो हो सकता है आपके पी में भी हों अच्छे से, मुझे भी पता होना चाहिए वैसे, बट इतना इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल वाले पता है, बट अपने वाले एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है। तो देख लीजिए, द वर्ड insider has a wide connotation and outsider may help to be an insider. Outsider is also to be an insider by virtue of engaging himself in this practice on the strength of insider information. ठीक है। इंसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस आर लॉफुली प्रोहिबिटेड. द रेगुलेटरी बॉडीज इज जनरली एज इम्पोजिंग different fines and penalties for those who induce in these practices. Insider, which is an unethical practice distorted by those in the power of corporate. तो आप देखते होंगे जितने भी ब्रोकिंग हाउस है पूरा वॉच रखा जा रहा है, और नॉर्मली आप देखते होंगे जो भी कुछ गड़बड़ कर रहा है 1-2 साल बाद गायब, ठीक है। सेबी लाइसेंस कैंसिल, सब बाहर, समझ पा रहे हैं, सबको बाहर कर देते हैं ट्रेडिंग से। तो बहुत यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं इंडिया में। आप देखेंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग करना इतना इजी टास्क नहीं है, बट तब भी होती है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, यहाँ पर पूरा रेगुलेटरी आपके पीछे है, ठीक है। तो कुछ भी गड़बड़ मत करना। इन इक्विटीज जो भी है लोग करते हैं गड़बड़ वहाँ पर, तो वो सीधा नोटिस आ जाएगा, शोकोज नोटिस आएगा, आपको आंसर करना होगा, नहीं कर पाए सीधा बिहाइंड बार्स, ठीक है। सेबी पढ़ाई होगा आपने लॉ में, ठीक है। तो वी हैव स्ट्रिक्ट रूल्स, वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और उनको आपको फॉलो करना ही होता है, ठीक है। तो दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग. Now the next one, we have a stock market index. How a stock market index can be calculated? Indicate any two important stock market indices. तो आप बता ही दोगे, this is Nifty and Sensex. ठीक है. How it can be made? कैसे बनाए जा रहे हैं? They are using the free float market capitalization.
ठीक है, तो मैंने वहां पर आपको एक बार दिखाया भी था। तो द बेस इज 1000, बेस कितना था आपके पास, 1000 था, तो बेस 1000 था, देख लीजिए। तो अब बेस के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, जैसे मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है, उनकी फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे उस बेस की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो 11000 के करीब आ गई है। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम 1996 टू दिस इज 2018, उस 1000 की वैल्यू कितनी हो गई है, 1000। तो हाउ इंडेक्स विल बी कैलकुलेटेड, तो नॉर्मली इंडिया में इन निफ्टी सेंसेक्स they are using the free float market capitalization। तो मान लो आज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 100 करोड़, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो निफ्टी में 50 स्टॉक हैं, उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 100 करोड़, तो मैंने उसको इंडेक्स की वैल्यू दे दी 1000। अब जैसे ये 100 करोड़ की वैल्यू बढ़ेगी, मान लो 105 हुई, वैसे ही आपके इंडेक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कितना चेंज आ रहा है, 5%, तो यहां पर कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, 5%। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी 90 करोड़, तो कितना फॉल हो गया, 10%, वैसे इंडेक्स के पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द, जो भी आपके पास फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम या ज्यादा। तो देख लो एक बार, दिस इज अवर how stock market index calculated indicate any two important stock market indices. A base year is set along with the basket of base shares, and the basket is 50 stocks in Nifty, and in Sensex this is 30 stocks. The change in the market price of these shares is calculated on a daily basis. The shares included in the index are those shares which are traded regularly in high volume. They are blue chip companies. In case of trading in any shares stops or comes down when it's exclude another company's shares replace it। ठीक है, तो मैंने बताया था दिस इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन, पोर्टफोलियो का काम ही यही है, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑन ए पर्टिकुलर डेट। क्या है आपके पास, कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपनी कंप्राइजेज द इंडेक्स, कैलकुलेट द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहां पर उन्होंने टोटल मार्केट कैप लिख दिया, बट प्रैक्टिकली दिस इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, Computing the indexes in the next stage require the index value and the total market capitalization। तो index value of previous day 1000, आज के दिन मार्केट कैप कितना है और कल कितना था, तो हम निकाल देंगे चेंज से। तो वैसे 5% था, वैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, अदरवाइज आज 1000 है, कल उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 105 करोड़, और उससे पहले दिन कितनी थी, 100 करोड़। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यही आपके पास है, देख लीजिए। एंड द लास्ट वन, दिस इज व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बताया था मैंने अभी आपको, व्हाट इज द प्रोसीजर वी आर फॉलोइंग इन द बुक बिल्डिंग। ठीक है, तो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। देखिए, द मॉडर्न एंड द मोर पॉपुलर मेथड, द मॉडर्न एंड द मोर पॉपुलर मेथड of share pricing these days are book building route. After appointing a merchant banker as a book runner, the company is planning the IPO, signifies the number of shares in which it wishes to sell, and also mention the price band. They are mentioning the price band. Investor place their orders in the book building process that is similar to the bidding at an auction. The willing investors submit their bids above the floor price indicated by the company in the price band to the book runner. Once the book building process and the book runner evaluates the bid, किस बेसिस पे, ऑन द प्राइस रिसीव्ड, इन्वेस्टर क्वालिटी एंड द टाइमिंग ऑफ बिड्स, किस टाइम पे आपने शुरू में लगाया, बाद में लगाया, तो उसके बेसिस पे। देन द बुक रनर्स एंड द कंपनी कंक्लूड द फाइनल प्राइस एट विच द इशूइंग कंपनी इज विलिंग टू इशू द स्टॉक एंड एलोकेट सिक्योरिटीज। ट्रेडिशनली द नंबर ऑफ शेयर्स इज फिक्स्ड एंड द इशू साइज गेट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस पर शेयर डिस्कवर्ड थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो बेसिकली वही एवरेज निकालते हैं, कितने प्राइस पे कितना हमें बिड आया है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या कर देंगे, इशू प्राइस क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, पब्लिक इशू दीज आर टारगेटेड इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टिंग फर्टिनिटी। कंपनीज नाउ अलॉट certain portion of their offering to the different segment to that everyone gets a chance to participate। तो उन्होंने सबका सेगमेंट बांट देते हैं कि रिटेल का कितना है, HNI का कितना है, FIs का कितना है। तो द सेगमेंट आर ट्रेडिशनली 3 क्वालिफाइड इन QIBs होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNIs एंड द रिटेल investor. Indian company now offer about 50% of the offer to QIB, about 50% to the HNIs and 35% to the
retail investor. Earlier, retail and high worth individuals had 25% each. After the QIBs are allotted shares on a pro rata basis as compared to the earlier norm. तो वो उन्होंने पूरा प्रोसेस बता दिया है और लॉ में भी आपके पास लिखा होगा, सेबी में भी लिखा होगा, बुक बिल्डिंग प्रोसेस.